क्वेश्चन नंबर 18 DPP2 पॉजिटिव चार्ज अनइक्वल मैग्नीट्यूड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इज यार ये हमने क्लास में नहीं करे कि दो पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पर लेट्स से Q और यहाँ मतलब दो अलग अलग चार्ज है Q1 Q2 दोनों सिमिलर है, ठीक है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड सर्टेन डिस्टेंस अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर है जहाँ पे नेट फोर्स उसका जीरो है, हमको बोला गया देन द टेस्ट चार्ज मस्ट बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो। अच्छा वर्ड नहीं समझ में आया था देखो। अच्छा यार मतलब ऐसे गेस करके भी अगर नहीं भी पता है तो भी लग तो रहा है ना, नल पॉइंट वर्ड। ओके तो याद है वाली कहानी कि यहाँ पर अगर हम इसको एक्स रहे तो अभी नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि ये जितना धक्का मार रहा है उतना ही धक्का ये मार रहा होगा किसी एक पॉइंट पर, और 100% एक पॉइंट होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर मैंने हल्का सा इधर डिस्प्लेस करा तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा वापस से, है ना। तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। पक्का आगे बोलो। DPP3 13 थर्ड DPP3 थर्ड। यार हमें कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वर्ड जब यूज होते हैं, किसको डाउट है तो कभी भी ये वाले वर्ड यूज हो कहाँ पर मैक्सिमम मिन, है ना। तो वो कहीं ना कहीं को वो फंक्शन बनाना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब वो तो स्टैंडर्ड सा कुछ नहीं है। अच्छा फंक्शन गंदा बन सकता है, ये हो सकता है यार मैथमेटिकली गंदा हो, एक क्यू चार्ज दूसरा क्यू, अच्छा ये हो सकता है, मतलब आई डोंट नो। थर्ड चार्ज प्लेस एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस x, हाँ वही मैं बोलूँ, ये कहाँ से x लिया है, सेंटर से x लिया है, ये लिखना चाहिए वैसे तो, बट ओके। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस x फ्रॉम हियर है या यहाँ है बीच है, ये लिखना चाहिए आइडियली। आई एम अज्यूमिंग लेट्स से यहाँ से x है, ओके नहीं बट डिस्टेंस कहाँ से वो नहीं गिवन है ना, नहीं मतलब ये डिस्टेंस x यहाँ से भी हो सकती है ना, फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज, वैसे हो सकता है ना। ओके सो ये वाला इसको धक्का मारेगा, लेट्स से इसको क्यों बोल रहे हैं, ये वाला इसको धक्का मारेगा इधर, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल होगा, वर्टिकल वाला ऐड होगा, तो इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा K Q1 Q2 बाय ये अगर d/2 हो जाएगा आधा, या हाँ वो जो भी होगा ये थीटा, तो ये थीटा, तो कहने से मेरे पास नेट फोर्स आएगा दोनों का कंपोनेंट, इस f का cos थीटा तो 2f cos थीटा। cos थीटा मैक्सिमाइज नहीं करना है क्योंकि दो चीजें यहाँ पे f कांस्टेंट नहीं है, अगर ये f कांस्टेंट होता तब तुम सोचते cos थीटा मैक्सिमाइज करना है तो 1 होगा तो 0 पे होगा वो सब, बट ये f इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, तो सब रिप्लेस करना है, मतलब k q अपॉन r स्क्वायर, r का काम करेगा d/2 प्लस x का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर इनटू cos थीटा में कहने से फिर से टर्म आएगा x अपॉन ये वाला, तो x अपॉन ये वाला में अंडर रूट, तो कहने से 3/2 जैसा बनेगा, तो प्रैक्टिकली मैक्सिमाइज एरो करना है इसको, है ना, u/v वाला में केवल टाइम पास है मैथ्स करना, अगर नहीं है अगेन आई एम रिपीटिंग कि यार अगर मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ और मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं आता है फाइनली सॉल्व करके प्लीज आस्क, बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि अगली बार पूछे कि नहीं पूछे, है ना। सो रादर देन सीइंग द सॉल्यूशन सॉल्व इट इज्जत से, है ना, कि सर मैंने ये किया नहीं आ रहा है लेट्स से, है ना, प्लीज दोबारा आप पूछो कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव टू डू इट। ओके आगे बोलो। 13 नहीं थर्ड तो हो गया, सॉरी 13 ना, अबे हमने वो डेरिवेशन कर लिए थे क्या हाफ रिंग वाले कल, ओके किसको डाउट है 13, यार याद है तेरे को ये वाला कि हमने जब आधी रिंग ली थी और उसका लैम्डा के फॉर्म में लेकिन याद किया था, लैम्डा क्या था, Q/πr चार्ज पर यूनिट, तो यहाँ पे चार्ज दिया है राइट, तो Q की लैम्डा की वैल्यू क्या होगी Q/πr से निकाल सकते हैं, चार्ज दिया है और रेडियस दी है ना, तो कहने से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, सेंटर पे जो फील्ड होती थी वो हमने याद करी थी, कर लेगा ओके आगे बोलो। 12 यार एनी पॉइंट तो मुझे लगता है जनरल है ना, ये वाला छोटा वाला आर, इस पॉइंट पर A ring of radius r is charged uniformly with charge q electric resistance r from the circle, अच्छा from the circumference of the ring, so r इन्होंने indirectly दे दिया है ये वाला, from the circumference of a ring,
एट अ डिस्टेंस है। हाँ अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर शायद ना सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग से दिया है, ऐसा क्यों करेंगे ये काम? लेकिन ठीक है, अच्छा तो हमने जो फॉर्मूला जिस फॉर्म में याद किया था वो यहाँ से हमने x लिया था और फॉर्मूला था k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट? पक्का? अब ये चाहते हैं हम आंसर दे इस आर के टर्म्स में, और आर लिया है फ्रॉम द सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग से ये, और हमारा एक्स ये होता था। सो इनडायरेक्टली व्हाट दे वांट इज कि तुम एक्स को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ छोटू आर। तो कहना है फिर मतलब फिर तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू छोटू आर स्क्वायर आएगा, तो नीचे वाला जो टर्म है वो आर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर आएगा कुछ गंदा सा आर स्क्वायर माइनस आर। ऑप्शन है? अच्छा तो फालतू सा ये सवाल है भी क्यों, मतलब पता नहीं। हाँ वो समझ गया, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा। तो आगे बोलो, कितने लोगों ने किया? 14। किसको डाउट है? हाँ यार 14 किसको डाउट है? यार लास्ट, अरे चुप, लास्ट वाला याद है? लास्ट चीज जो करी है उसमें हमने e एज अ फंक्शन ऑफ x निकाला, फिर हमने बोला वो कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करा था, तो r/√2 बोला भी था याद करने के लिए। वैसे तो याद आ रहा है, एक बार देख लेना। हाँ आगे बोलो। बस ये भी 3 और कुछ दिया था क्या? ओके क्विकली, लास्ट चीज जो हमने करी है वो रिंग का करा है डेरिवेशन, उसका लास्ट ग्राफ बनाया हुआ था, ठीक है? अच्छा तो बस एक बार लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग वाज दिस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x ये डिस्टेंस थी। सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। यार सारे नहीं, मतलब यार थोड़ा सा देखो, इसके रिजल्ट याद रखने हैं, बट यार तुम्हारा एग्जाम ऐसा है कि यार बिना डेरिवेशन के ना कई बार इतनी चीजें पूछी गई हैं, इसलिए यार तो डेरिवेशन ना यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जहाँ पे यू शुड नो हाउ टू डू दैट डेरिवेशन। और इनका डेरिवेशन वैसे याद करना नहीं है, जो फील है वो एलिमेंट कैसे लेना है, वो सब कैसे करना है। ओके दिस इज अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अच्छा इफ यू रिमेंबर, डिस्क में हम वहां पे सिग्मा डिफाइन करते थे, ठीक है? वहां पे जो सिग्मा होता था वो होते थे मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया में उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था। यहाँ पर हम चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करेंगे, विच इज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट? यहाँ से अच्छा यहाँ पे x नहीं ले रहा हूँ, वेरिएबल कुछ a ले रहा हूँ, बताता हूँ उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो x ऐसा लगता है वेरिएबल, उसमें लिमिट डालनी है। तो हमें करना क्या है, एक डिस्क है जिसपे चार्ज q दिया गया है, रेडियस जिसकी r है, सेंटर से a डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो डिस्क में हम एलिमेंट कैसे लेते हैं? डिस्क को हम क्या मानते हैं? बहुत सारी रिंग, छोटी छोटी रिंग हम मानते हैं, राइट? पक्का? तो यहाँ पर भी मैं छोटा सा स्टार्ट बता रहा हूँ। डू यू वांट टू ट्राई? एलिमेंट पता है कैसे लेते हैं? मैं किया हुआ है, हाँ वही करना वही है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट बता रहा हूँ सो दैट एवरीवन ट्राई। तो यहाँ से मैं किसी एक जनरल x पर एक छोटू dx वाली, अच्छा x, हाँ x पर ले सकते हैं। यहाँ से x पर एक छोटू dx थिकनेस वाली मैं एक रिंग ले रहा हूँ। रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना हमें पता है, राइट? एक बार तुम ट्राई करना चाहोगे? एक बार कोशिश करो। तो क्या कर रहा है मैंने, x से dx, तो तुम्हारे लिए ये रिंग हो गई है ना? रिंग की वजह से मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब प्लीज वहां पे x की जगह मैंने a लिखा है, ये ध्यान देना। ये काम करो, छोटे मत करो ये काम, नहीं तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको x ही लेते हैं, इसको x ही ले रहा हूं और वो y पे dy कर रहा हूं। ये अभी भी x ले रहा हूं, ठीक है? इसको y पे एक छोटू dy ले रहा हूं। तो मेरे लिए अब x कांस्टेंट है, राइट? ठीक है? ट्राई फाइंडिंग राइटिंग द छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट दिस पॉइंट एंड इंटीग्रेट। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कहां से कहां करना है, राइट? कहां से कहां करना है एक बार बोल दो। आर, है ना? पक्का? एक बार जस्ट ट्राई खुद से कि एलिमेंट लेना समझ में आ रहा है। उस छोटी रिंग जो है dx से थिकनेस वाली, उसमें dq समझ में आ रहा है कि क्या लेंगे,
एटलीस्ट टिल एक्सप्रेशन तक आओ। हो सकता है तुम्हें ऐसा समझ में आए कि इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो ट्राई रीचिंग टिल दैट इंटीग्रेशन पार्ट जहां पे लिमिट डाल पाओ तुम। प्लीज 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 बिफोर यू स्टार्ट एवरीवन, रिंग एक्स डिस्टेंस क्यू चार्ज, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, राइट? कहाँ कौन सा फॉर्मूला है ये हमने तो भाई 4 लोगों ने जो गलती करी है पीछे, भाई ये फॉर्मूला नहीं है, नहीं है ना? ये फॉर्मूला है विद अ कंडीशन ऑफ कि जब हमारे पास x बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू r, तब हम ये काम कर रहे हैं। ये जनरलाइज फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला ही गलत है। यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला यार, जब हमारे पास कुछ है वो नहीं दिया गया है ना? प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, शायद सही हो जाएगा वाली कहानी में मत जाओ कि अच्छा के क्यू बाई आर स्क्वायर याद आ रहा है, वो लगा के ट्राई कर लेते हैं। नहीं नहीं, तूने भी माना है ना सेंटर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा है, कुछ तो गड़बड़, कुछ और गड़बड़ करे। हाँ वो भी गड़बड़ है, वो पावर 3/2 है ना फॉर्मूला। तो फाइनल आंसर आ गया, इंटीग्रेट कर दिया तूने। अच्छा यहाँ तक सही है, ओके। अच्छा एक मिनट देख लो, अच्छा इसमें कुछ है नहीं, मैथ्स ही है। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं करवाना चाह रहा था मैं, तो बस मैथ समझाना चाह रहा था। ओके क्विकली कहने से, जब हमने y पे dy लिया तो जो ये हमारे पास छोटू सी चीज बची है, इस छोटू सी चीज पर जो चार्ज होगा उसको हम dq बोलते हैं, पक्का? हमने सिग्मा क्योंकि डिफाइन कर रखा है तो सिग्मा के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ये सिग्मा इनटू जो इस रिंग का एरिया है ना? रिंग का एरिया क्या होगा? रिंग का पैरामीटर इनटू उसकी थिकनेस, पक्का? तो वो होगा 2πr dy। हाँ, तो 2πy dy। अच्छा प्लीज अगेन रिपीटिंग, ये चीजें पहले हो चुकी हैं, बट स्टिल अगर किसी को डाउट हो प्लीज स्टॉप मी कि सर ये कैसे लिखा है, ये क्यों आया, ये प्लीज पूछना। डोंट हेजिटेट टू आस्क, पड़ोसी क्या सोच रहा है ये काम मत करो। हाँ कैसे लिखा? ओके तो हमने क्या बोला, जब हमने मास में पढ़ा था ये कहानी, तो जो डिस्क का मास है वो उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसकी जो डेंसिटी डिफाइन करी थी वो हमने एरियल मास से डेंसिटी डिफाइन करी थी, वो थी मास पर यूनिट एरिया। जब हम चार्ज पे आए तो चार्ज, ये जो डिस्क है ये, इसमें जो चार्ज है वो पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? दिस इज नॉट अ कंडक्टिंग डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंडक्टिंग डिस्क। कंडक्टिंग डिस्क अगर होती और मैं चार्ज यहाँ रखता, चार्जेस आपस में रिपेल करते और उनके पास मूव कर सकते थे, तो वो सारा रिंग जैसा बिहेव करते। एक चीज सब लोग समझो, कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क नहीं होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग डिस्क नहीं होती है, क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग है, अगर तुमने एक्चुअली चार्ज यहां रख के छोड़ा, वो रिपेल करेगा और वो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब सॉरी पेरीमीटर पे, तो वो रिंग की तरह बिहेव करने लगेगी। तो अगर मुझे डिस्क को यूनिफॉर्मली चार्ज करना है तो इट हैज टू बी नॉन कंडक्टिंग, कि भाई जहां पे मैं चार्ज रखूं वहीं का वहीं पड़ा रहे। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? पहली चीज तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसके एरिया में। यानी चाहिए जिसको पता है ये क्यों लिखा है वो 1 मिनट अपना करते रहो। यहाँ पर इस जगह पर क्या ना, जो डिफाइन मास पर यूनिट एरिया था, यहाँ पर डिफाइन क्या हुआ है? चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब इसके यूनिट, इसकी यूनिट बता अच्छा क्या होगी इसको देख के, बाकी लोग प्लीज चुप रहेंगे। कूलम पर मीटर स्क्वायर, इससे मुझे पता चल रहा है 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो उसका चार्ज होगा 1 कूलम, पक्का? जब हमने ये रिंग ली, उसकी y पे एक dy की रिंग ली, क्यों ली रिंग? क्योंकि मुझे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और हम रिंग को ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारी, सॉरी डिस्क को ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी है। तो अगर हमें यूनिट एरिया पे चार्ज पता है, तो मैं जो ये पतला सा स्ट्रिप दिख रहा है तेरे को, ये वाला, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो कहना है इस पे मुझे चार्ज पता लग जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे? इस डिस्क को अगर मैं काटूं, समझना, जस्ट इमेजिन कि एक सीजर से मैं इसको काटूं और उसको सीधा करूं, कहना है ये जो पतली सी स्ट्रिप है, काट के अगर सीधा करो, कहना है वो कुछ ऐसी दिखेगी, पक्का? मुझे बता इसकी लेंथ क्या होगी और ये क्या होगा, सोच के बोलना यार प्लीज, बाकी लोग चुप रहना भी। हाँ, अगर मैं उसको काटूं कैंची से और उसको सीधा कर दूं, कहना है ये जो शेप है ये ऐसा दिखेगा। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ दिस? ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ये समझ में आ रहा है? पक्का? इसकी लेंथ बोलो, विड्थ बोल, उसको देख के सोच आएगा आराम। अच्छा विड्थ बता दे पहले, इसको काट के, मतलब जब खोलेंगे, ये इमेजिन कर बहुत छोटू है, डिवाइस वेरी छोटू, जितना तुम सोच सकते हो, तो मैंने बहुत मोटा बनाया है। सोचो क्या होगा वो। ये चीज क्या है इस सर्कल के लिए? ये चीज क्या है? आर। और आर का काम कौन कर रहा है डायग्राम के?
पक्का? तो ये जो स्ट्रिप दिख रही है तेरे को, ये रेक्टेंगल है ना, जिसकी लेंथ है ये, विड्थ है ये, यूनिट एरिया पे चार्ज पता लग गया था मुझे सिग्मा, तो इसके एरिया पे विच इज 2 पाई वाई पे कितना चार्ज। अभी फील समझ में आई है, ये याद रखना क्योंकि ये मैं 50 जगह अलग यूज करूंगा, बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या किया है। श्योर हटा तूने इसको, ये सब बस केवल समझाने के लिए। किसी को और डाउट यहाँ तक? श्योर? ओके, सुनो अब ध्यान से। हाँ बस ठीक है, इक्वेशन तक ही आई वांट कि क्या करना है। अच्छा, अभी cos थीटा को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, क्विकली, ये dq आ गया। अगर मैं केवल इस रिंग को सोचूं, इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हम छोटे dq चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं तो उसको d लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्लीज ध्यान से, k q का काम कर रहा है मेरे लिए dq, k q x का काम यहाँ पे भी वेरिएबल है x, अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r की जगह हमारे लिए काम कर रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक सही है? श्योर? वेरिएबल मेरा y है, वेरिएबल मेरा y है, हम q के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं मुझे dq की हटा के कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि dy लाना पड़े। अगर तुमने सपोज ये नहीं भी लिखा है ना, तुमने यहां से स्टार्ट करा तो भी तुम्हें समझ में आएगा इंटीग्रेट तो हो ही नहीं रहा। dq की जगह मैं ऐसा क्या काम करूं कि इंस्टेड ऑफ dq dy आ जाए, देन वो दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे तो तुम यहां पे पहुंचोगे ही उल्टा। कैन आई से वी कैन रिप्लेस दिस नाउ। जो चीज कांस्टेंट है उसको मैं 1 मिनट बाहर फेंक रहा हूं। सो कांस्टेंट है अपने पास बहुत सारी चीजें नाउ। k कांस्टेंट, ये जो मेरा x है, कैन आई से वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक रहा हूं। इस dq में 2 पाई एंड सिग्मा, ये क्योंकि सिग्मा ये है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, पक्का? तो सिग्मा भी बाहर फेंक रहा हूं, 2 पाई भी बाहर फेंक रहा हूं। अंदर बच रहा है मेरे पास एक ऊपर से y बचा, एक dy बचा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का की होल रेज टू 3/2 एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू r, कैपिटल R, राइट? बाय एनी चांस हो सकता है पता, हो सकता है नहीं पता। इसको इंटीग्रेट कैसे करते पता है क्या किसी को? सुपर ऑसम, थैंक यू। जब भी ये वाली कहानी हो, ठीक है, अगर यहां पर नीचे वाला जो मसाला ऐसा हो कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो y dy जैसा आता है, और अच्छा ऊपर वही लिखा है। ये इवेंचुअली आ जाएगा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अभी के लिए याद कर लो। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माना, वाई टी स्क्वायर टी भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ 3/2 वाला वो कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा इजी दिखेगा, बस ऐसा कुछ नहीं। ओके, टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन। y का तो x का 0 हो गया, y स्क्वायर का होगा 2y dy, t स्क्वायर का होगा 2t dt। गायब गायब, सही है? तो ये एक्सप्रेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया वो देखते हैं। y dy की जगह हम राइटिंग t dt, तो ऊपर आ गया t dt अपॉन, इसमें t स्क्वायर आया, स्क्वायर कैंसिल, तो t क्यूब आ गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं यहाँ 0 to r नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि वो लिमिट थी y की, अब t की हो गई है। तो दो काम लोग करते हैं नॉर्मली कि जब मेरा y की वैल्यू 0 है ना, तो t की वैल्यू क्या है? जब y की वैल्यू r है तो t की क्या है? आई एम सेइंग, या फिर इसको इंटीग्रेट करो अलग से, और जब इसको वापस से हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाए, t को रिप्लेस करो y के टर्म्स में, देन पुट द लिमिट ऑफ y। पक्का? तो हमारे पास एक्सप्रेशन यह है ये, और वहां पे जो चल रहा है वो तो अभी हम लिख ही देते हैं। गायब, स्क्वायर टी स्क्वायर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/t स्क्वायर का -1/t, तो यहाँ पर है k x सिग्मा 2 पाई तो चल ही रहा है, -1/t आएगा, माइनस लिख रहा हूँ 1/t, t की जगह वापस से रिप्लेस कर दूं, एक मिनट, एक स्टेप, ये आया, लिख दूं नीचे, चलो अभी एक और राउंड ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे याद करते हैं वो थोड़ा सा रिप्लेस भी करो। k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाले k को 2 पाई है ही, सिग्मा है, x है, माइनस को कंज्यूम करके मैं लिमिट चेंज करना चाह रहा हूं यहाँ पर,
है ना, माइनस को कंज्यूम करके, और t को रिप्लेस भी कर रहा हूँ, तो कहना है ये है 1/x² प्लस y² की पावर 1/2, है ना। आर से जीरो नहीं मतलब अच्छा, लिमिट चेंज करने के बाद वो नहीं जैसे ऊपर जाएगा। सही है, गायब गायब, ये 2 से ये 2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है यहाँ पे। इस x को मैं लिमिट डालने के बाद मल्टीप्लाई भी करना चाह रहा हूँ। जब मैं 0 डालूंगा, ये वाला 0 y में, तो अंदर नीचे बचेगा केवल x, ये x से जब मल्टीप्लाई होगा तो कहना है इसे 1 बचेगा, फिर एक माइनस साइन आएगा। जब हम यहाँ पर r डालेंगे तो अंडर रूट ऑफ r² प्लस x² होगा, और एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा गंदा तरीका है, तो बेटर तरीके से क्या याद रखते हैं, अगर तुम ध्यान दो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में जो सेकंड वाला टर्म है, इस एंगल को बोला जाता है थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा लूं तो कहने से cos थीटा की वैल्यू है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो इस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 minus cos theta. So this is how it is to be remembered, sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. याद रखना है, just a way of writing, यहाँ पे थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा इज द एंगल ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द पैरामीटर का फ्रॉम द सेंटर वाली लाइन से। सो ऐसे याद रखना है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है 1 minus cos theta. अगेन इंटीग्रेशन पे बहुत दिमाग मत लगाओ, अभी ये सब बहुत इजी है तुम्हारे लिए, बाद में लेटर ऑन, है ना। अभी एक्सप्रेशन कैसे आया और क्या एलिमेंट लिया है वो सब थोड़ा सा देख लो एक बार इज्जत से। अगर मैं तुमसे बोलूं x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या होता है, किसको डाउट था, हाँ 2x होता है पक्का। मैं बोलूँ यार x² को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अब बोल। तो अब आइडियली ये नहीं होता है, इसको हम क्या करते हैं कि मैं dx को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ कोई दिक्कत नहीं, इसे dt को इधर ला रहा हूँ, dx को इधर ला रहा हूँ, तो क्या बना एक्सप्रेशन d अपॉन डी एक्स x², और ये dt इधर आया तो dx अपॉन dt बना। ये तुमने बोला अभी भी 2x है, तो ये हो गया 2x इंटू डी एक्स अपॉन dt, चलेगा। मतलब कि अगर मुझे x² को t के रिस्पेक्ट में करना है तो जो ये बीच के स्टेप है मैं एक खा जाऊं और मैं क्या बोलूं, x² को x के रिस्पेक्ट में कर दो एंड dx बाई dt चिपका दो, यहाँ तक सही। अब इसी चीज को मैं और एक स्टेप और मिस कर रहा हूँ, हमें पूछा गया था हमें ये डिफरेंशिएट करना था, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बोलूं तुमसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो किसी के भी रिस्पेक्ट में करो वो 0 निकल गया, इसको करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो y² को y के में रिस्पेक्ट में कर दो एंड dy बाई dt लिख दो जो अभी लॉजिक बताया, और t² को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 2t, सही है। ये 2 आया, इसको dt को इधर ले जाऊं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन। मतलब मैंने करा मेंटली यही है, बट जल्दी से लिखने के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया कि मैंने अपॉन dt ना लिख के हमने उसको एब्सोल्यूट डिफरेंशिएट किया, तो वो एक्सप्रेशन है वो 2-3 चीजें साथ में करनी, जस्ट अ वे ऑफ राइट, पक्का सही है पक्का। तो अच्छा, तो बस एक बार सेपरेटली ना डायग्राम ना अपने हिसाब से, अगर तुम्हें वहाँ पे गंदगी हो गई हो किसी किसी की दिख रही है तो सेपरेटली ये ड्रॉ कर लेना कि हम याद कैसे रखते हैं कि अगर मेरे पास एक डिस्क है तो ये अभी x भी भूल जाते हैं अपन, अपने को काम है केवल इस पे हमें सिग्मा दिया गया है, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पक्का श्योर। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, ये पता है इंटीग्रेट, यार हमने जब रिंग का करा था तब तो हमने यार उसके x कंपोनेंट लिया था, y लिया था, यहाँ पर तो ये लिया ही नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट क्योंकि लिमिट पूरी डाली। अगर 2d cos थीटा लिखते हैं तो क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 लिया था रिंग के टाइम पे और दोनों के वो y कैंसिल हो रहा था। अब फिर आपने 2 ऑप्शन बोले थे कि अगर 2d cos थीटा ले रहे हो, हाँ नहीं वो नहीं बात कर रहा हूँ, वहाँ तक वो कैंसिल हो रहे थे, यहाँ पर लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, सीधे d लिखा, वहाँ पे d cos थीटा लिया था या sin थीटा लिया है, बट यहाँ पे क्यों नहीं किया। सर ये तो रिंग का फॉर्मूला पहले से पता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये बहुत सारी रिंग है और हर रिंग की वजह से जो फील्ड है वो इसकी इस डायरेक्शन में,
दूसरी रिंग की वजह से भी इधर, तीसरी भी इधर, चौथी भी इधर, पांचवी भी इधर, हर रिंग जितनी भी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इवन दो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट अगर सारी डायरेक्शन सेम है तो वी कैन इंटीग्रेट लाइक अ स्केलर, इसलिए यहाँ पे वो बवाल नहीं करना पड़ा। वहाँ पे ऐसी अजीब अजीब सी डायरेक्शन थी इसलिए एक्स को अलग करा था, वाई को अलग, वाई को नहीं करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि वो कैंसिल हो गया था, नहीं तो वो भी जरूरत पड़ती। यहाँ पर नहीं किया क्योंकि एवरीथिंग इज इन एक्स डायरेक्शन। श्योर, राइट डाउन। इसका स्पेशल केस लिखो। सो इवेंचुअली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। मैं इसी को ऊपर शिफ्ट कर दूं, चलेगा क्या? लिख लिया है ना? तो वी हैव रीच टू दिस रिजल्ट नाउ। मेरे लिए अब काम की चीज़ है यहाँ से। एंड स्पेशल केस इसका इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। इफ मेरे पास क्या आर अगर मेरा बहुत 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 बड़ा है कंपेयर टू एक्स, आर बहुत बड़ा है, मतलब प्रैक्टिकली मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझना ध्यान से। इसको इमेजिन करो, ये पॉइंट यहाँ आता जाए आता जाए आता जाए आता जाए, मतलब व्हाट इज माई थीटा? 90। पक्का? अगर मेरा पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, मतलब अगर मेरी डिस्क बहुत बड़ी हो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं पॉइंट यहाँ पहुंचेगा? मतलब अगर ये सिचुएशन है, कैन आई से थीटा इज अप्रोचिंग माई 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ये जीरो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ रहा है? समहाउ दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जब यहाँ था cos थीटा मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट था, x का टर्म आ रहा था, बट अगर हमारा r बहुत बड़ा हो जाएगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट शीट। समझना, अगर मेरा r बहुत बड़ा है, जस्ट इमेजिन दिस थिंग इज टू लार्ज, है ना, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिपेंडेंट। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, डायरेक्शन आई होप सबको समझ में आ चुकी होगी। पॉजिटिव है तो अवे, है ना, अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो जितनी चीजें हम याद करते हैं वो सब पॉजिटिव के लिए याद करी गई हैं। तो डायरेक्शन इज ये, अगर ये निगेटिवली चार्ज होती है तो वो टुवर्ड्स होती है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। एंड इस पूरी चीज का रिप्रेजेंटेशन जो है, अब हम उसको सर्कुलर नहीं भी बनाते हैं तो भी चलता है। मतलब अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो हम उसको ऐसे बनाते हैं। व्हेन वी आर सेइंग इनफाइनाइट, रियलिटी में हम कई बार ऐसे डॉटेड यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी बना देते हैं, बट इन्फिनिटी का मतलब ये है उसकी जो डायमेंशंस हैं और जहां पर हम फील्ड निकाल रहे हैं, दैट डायमेंशंस आर टू लार्ज कंपेयर टू वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द फील्ड, है ना। तो वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी शीट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है और उसके नियर बाय एरिया में। सारी कहानी समझ में आ रही है यहाँ पर? इसका बहुत एक मेजर यूज केस है। लास्ट में हम जो ये कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में हम 2 प्लेट रखते हैं और वहां पर जो फील्ड होती है वो ऐसे ही निकाली जाती है। पक्का? तो अब हमें क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मेरे पास एक शीट है उसकी वजह से इनफाइनाइट, ये यूज होता है बट ये थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स में यूज होगा, जो जनरलाइज प्रॉब्लम है विच आई एम कमिंग फ्रॉम हियर। जहां पर इनफाइनाइट शीट होगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज अवे फ्रॉम इट। ठीक है, ये याद रखना है। पक्का? श्योर 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 श्योर। बढ़े आगे। ये सब नोट कर लिया है, वो डायग्राम नोट कर लिया है? हाँ, ओके चलिए। फिर ये डायग्राम बना लो क्योंकि ये बहुत देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हम रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर नहीं बनाते इनफाइनाइट शीट का, हम ऐसा बनाते हैं। सो दिस इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर, है ना, मतलब एक पीस ऑफ पेपर को, एक सेकंड या एक कॉपी दे दो कि मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, या एक पेज दे दो बस। सो दिस इज लाइक दिस पीस ऑफ पेपर, जो ये डायग्राम है, यहां से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, और हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं शीट बोल रहा हूँ। देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज प्लेट, जिसमें हम इसकी थिकनेस, मतलब दोनों साइड, अभी जो चार्ज है ना वो केवल एक तरफ है। इफ यू गो थ्रू द डेरिवेशन, तो चार्ज इज ओनली ऑन वन साइड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी चार्ज दोनों तरफ हो, तो उसको हम कंडक्टिंग शीट बोलते हैं या प्लेट बोलते हैं।
ठीक है। नॉर्मली अगर शीट बोला गया तो हम एक तरफ चार्ज मानेंगे, जब हमें प्लेट वर्ड यूज होगा तो हम मानेंगे चार्ज इधर भी और इधर भी है। पक्का? पास थ्रू होता है क्या? नहीं, पास थ्रू नहीं है ना, हमने चार्ज रख के छोड़ दिया। तो कंडक्टिंग है ना, तो चार्ज यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है, फैला हुआ है। जो रखा है चार्जेस वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? विच आई एम कमिंग टू, एक छोटा सा चीज़ से बता रहा हूँ। यहाँ तक सही? पक्का? हाँ, इन्फिनिटी का लॉजिक नहीं, यहाँ पे आए हम, यहाँ तक आ गए थे। अगर मैं बोलूँ कि अगर इसकी जो डायमेंशन है, रेडियस, अगर x से बहुत बड़ी है तो कहने से प्रैक्टिकली मैं जो ये पॉइंट है मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आऊँ तो थीटा दिख रहा है तुझे बढ़ता जा रहा है, पहले ये था थीटा एंड पॉइंट से, बिल्कुल ही मैं पास में आ जाऊँ तो थ्योरेटिकली वो थीटा कहाँ अप्रोच कर रहा है, 90, अप्रोचिंग टू 90। अगर ये 90 हुआ तो ये 0 हो गया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं दिस इज बिहेविंग लाइक अ शीट। व्हेन आई एम सेइंग शीट मतलब चार्ज केवल एक ही तरफ पड़ा हुआ है। तो देना तू भी तो चार्ज हमारा केवल इधर पे पड़ा हुआ है ना। तो उसका डायग्राम हम सर्कुलर नहीं बनाते हैं, हम उसको एक शीट की तरह एक प्लेट जैसा बनाते हैं। अबे ठीक है ना, हाँ सही है, पक्का। राइट डाउन द हेडिंग एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट। तो नाउ अब ये जस्ट केवल थिकनेस बनाई है सो दैट पहले समझाने के लिए, बट पॉइंट क्या है, पहले जो चार्ज था केवल एक तरफ था और वो जो सिग्मा था वो था एक जगह पे चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर जैसा। अब हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज है वो दोनों तरफ है, ठीक है, मतलब सिग्मा हमारा दोनों है। तो अभी यहाँ पे दिखाने के लिए वो केवल दोनों जगह पे मैं प्लस साइंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये वन ऑफ द साइड दैट यू आर एबल टू सी वो ये है और यहाँ पर भी है, तो उसको इधर दिखा रहा हूँ, बट ये समझ में आ रहा है ना एक्चुअल डायग्राम क्या है। पीस ऑफ पेपर है, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, पक्का। तो अभी मुझे बताओ, तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो अभी एक तरफ पे जब हमारे पास चार्ज था तो उसकी वजह से फील्ड आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इधर पे भी और इधर पे भी है तो इधर पर जो फील्ड आएगी, जो ये पॉइंट है, इस तरफ वाले चार्ज की वजह से आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर वाले चार्ज की वजह से भी सेम आएगी। तो कहना से हम डबल कर सकते हैं, पक्का। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक, तो अब याद रखना है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। दूसरी चीज एक बार बिफोर यू राइट, मुझे बताओ अगर यही पॉइंट लेफ्ट में होता तो क्या होता, सेम ही होता और इलेक्ट्रिक फील्ड आती सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पक्का, श्योर। व्हाट हैपेंस अगर वो पॉइंट बीच में होता, मतलब सो जस्ट इमेजिन इस कंडक्टिंग प्लेट की कुछ थिकनेस है, जस्ट समझाने के लिए है, माइक्रोन लेवल पे तो है ही ना। अगर मेरा पॉइंट बीच में होता तो फील्ड क्या आती, सोच के बोलना, 0। दोनों की वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट है और वो कैंसिल हो रही है। जो काम हमने पहले करा, मतलब यहाँ पर दो फील्ड हैं, इधर पे इस तरफ वाले की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर वाले की वजह से, राइट। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले जो पॉइंट होता है वहां पर कंडक्टिंग प्लेट के अंदर जो फील्ड होती है वो 0 होती है। समझ में आ रही कहानी, पक्का। तो याद क्या रखना है कि अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट्स पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है अवे, कोई भी बाहर लेफ्ट में या बाहर, और अगर अंदर है वो पॉइंट तो फील्ड होती है 0। नहीं रुक जा आराम है ना, अभी इनफाइनाइट चीज को बेंड नहीं करना। नहीं तो अभी हर चीज का वेट निगलेक्ट करने का यहाँ पे चक्कर क्या है, थिकनेस है वो, है ना। अगर थिकनेस हो या नहीं हो, एक्चुअली अगर ये पीस ऑफ पेपर कितना भी मोटा हो या कितना भी पतला हो, बट उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, है ना। हम यहाँ पे क्या याद कर रहे हैं, चार्ज अगर एक ही तरफ है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है तो फील्ड उसकी डबल हो जाती है, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं अभी रुक जाओ, तो अभी हम शीट या प्लेट की बात कर रहे हैं। हाँ अभी क्यूब मल्टीपल, अभी नहीं ये सब कुछ नहीं है। इन्फिनिट चीज का ही थिकनेस है, इसको अगर मैं थिकनेस अगर कंसीडर करूँ, ये थिकनेस की बात हो रही है ना। हम यहाँ पे वो सब थिकनेस की जा ही नहीं रहे, हम क्या बोल रहे हैं, अगर चार्ज एक तरफ है तो उसकी वजह से फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज दोनों तरफ आ गया तो फिर वो 2 हो जाएगी। तो उसको दिक्कत ये है कि शीट और प्लेट, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि शीट में अगर कुछ नहीं बोल, देखो अगर कंडक्टिंग वर्ड यूज हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि दोनों तरफ है, क्योंकि कंडक्टिंग होगा तुम एक तरफ चार्ज छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि चार्ज को भागने का मन करेगा और वो दूर दूर जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर वर्ड कंडक्टिंग यूज हो रहा है, नो बिल्कुल दिमाग मत लगाना, मतलब चार्ज दोनों तरफ है वो प्लेट की तरह भी है। अच्छा कंडक्टिंग लिख दिया,
प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग वो चाहते हैं कि चार्ज एक तरफ हो, बट नॉन कंडक्टिंग में भी अगर तुमने जानबूझ के चार्ज दोनों तरफ छोड़ दिया तो वो पड़ा रहेगा, वो प्लेट की तरह ही बिहेव करेगा। सो याद रखना है कि एक तरफ है तो सिग्मा बाई 2, अगर दोनों तरफ है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में जीरो। हमने जब लेफ्ट इसकी बात करी बीच में, तो एक तरफ पे चार्ज की वजह से सिग्मा बाई 2 होता है ना, तो इस तरफ की वजह से ये आया है, केवल इस तरफ की वजह से आया है, इसलिए कैंसिल हुआ है। यहाँ पर ये क्यों आया है, क्योंकि इसकी वजह से बाई 2 आया है और इसकी वजह से बाई 2 आया है, तो वो डबल 2 कैंसिल कराएगा, है ना। इफ यू वांट तुम्हें याद रखने के लिए यहाँ 2 लिख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब उससे बस ये याद हो जाएगा कि वो 2 अलग अलग की वजह से आया है। हाँ, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट था तो एक तरफ की चार्ज की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, बट इस तरफ भी चार्ज है तो इसकी वजह से भी उतना और आया, है ना, तो वो डबल करके 2 कैंसिल हुआ। पर पक्का। सो वर्बली एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, सही है। बेकार सा प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं इसमें, जस्ट मेरे पास 2 शीट दी गई हैं इनफाइनाइट, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी दिया गया है सिग्मा 1, इस पर जो चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी दिया गया है सिग्मा 2। अच्छा, ये सब इन्फिनिटी है ना, इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, तीनों जगह पर मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जल्दी से। सो 2 शीट है, एक ये, एक बार इधर, एक बार दोनों के बीच में, एक बार इधर। जल्दी से एक बार, कोई चेक कराने का कुछ नहीं, जल्दी से एक बार लिखो एंड टेल मी द आंसर। 2 इनफिनिट शीट है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, हाँ, बट लेकिन नॉन कंडक्टिंग जब वर्ड यूज करते हैं वो चाहते हैं कि तुम एक ही तरफ चार्ज अज्यूम करो। वही बोल हाँ, रहा हाँ। प्लेट अगर बोला वो घुमाने के लिए ये है थोड़ा सा दिक्कत, ये दिखेगा तुम्हें भी या बुक्स पे सॉल्व करते टाइम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द गिवन पॉइंट्स विद डायरेक्शन। दिस इज राइट, दिस इज राइट। अब डायरेक्शन तूने लिखी नहीं, बट आई थिंक समझ में आएगी। अच्छा, तो हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 2 चीज़ें ली हैं, इसकी डेंसिटी दोनों की सेम नहीं ली है। अच्छा, तूने भी सेम किया है यार, आई गया होगा। आई एम जस्ट गेसिंग, आई थिंक सही लिखा है। डायरेक्शन तूने नहीं लिखी है, मतलब आ ही गया होगा यार, इसमें कुछ है नहीं वैसे तो। हाँ, तो कंफ्यूजन बस केवल बीच वाले में होता है। हाँ, ठीक है। मतलब किसको बड़ा मान लो उसके हिसाब से डायरेक्शन यू कैन गिव, मतलब कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। अच्छा, ये तो बिल्कुल फालतू है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से अलग। तो सर ये तो दूर है, अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस हो चुका था, है ना, क्योंकि वो फर्क ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिट है। तो इसकी वजह से सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2, सॉरी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सेम चीज रिपीट हो गई है ए के लिए, विच इज पीछे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब फालतू है, कुछ है नहीं है। अगर सिग्मा 1 बड़ा मान लो तो मैं इधर पे फील्ड लिख दूंगा, अगर सिग्मा 2 बड़ा मान लो तो उधर लिखूंगा। तो बट जब सिग्मा 2 बड़ा मानूंगा तो फील्ड इधर होगी, तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 लिखूंगा। अगर मैं ये बड़ा मान रहा हूँ तो डायरेक्शन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। सही है, पक्का, श्योर। बढ़े आगे जल्दी क्विकली। सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे खत्म करते हैं, लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सिस्टम, सिग्मा 2 नहीं, वही बोल रहा हूँ। ये शीट थी खाली न्यूट्रल, मैं बाहर से चार्ज लाया, इसको मैंने चार्ज कर दिया सिग्मा 1 से, इसको चार्ज कर दिया सिग्मा 2 से। अब ये बन गया है, इसकी वजह से इस पे चार्ज नहीं आया है। हम इंडिपेंडेंटली इस पे चार्ज क्रिएट किया है, इलेक्ट्रॉन निकाल के इंडिपेंडेंटली इस पे चार्ज क्रिएट किया और फिर उन दोनों को लाके रखा है। ये एक पॉइंट है, सी इज अ पॉइंट। सी पर चार्ज कुछ नहीं, सी पर हम फील्ड निकाल रहे हैं, चार्ज प्लेट पर है एंड वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। एबीसी पॉइंट है, इन पर चार्ज नहीं है। राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सिस्टम। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere. First is uniformly charged, हाँ, yes, uniformly charged hollow sphere स्लैश, उसको शेल भी वर्ड यूज करते हैं सब। सो यूनिफॉर्मली चार्ज hollow sphere वर्ड यूज हो रहा है, या यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, है ना। शेल है तो बाय डिफॉल्ट वो hollow ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यूज होती है, सब ध्यान रखना, hollow सॉलिड चार्ज कहाँ पर है।
यूनिफॉर्मली तो यार मतलब बोतल दूं अपनी अबे उनसे यहाँ पे क्या पूछ रहे थे हाँ जाने दो हाँ ये मतलब अंदर है चाहिए ओके वर्ड प्लीज सारे लिखना प्लीज डोंट मिस आउट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर स्लैश शेल ठीक है Q इज द चार्ज रेडियस दी गई है उसकी R ठीक है तो Q कॉमा R इज दिस यहाँ पर फॉर्मूले हम अच्छा वैसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्या डिफाइंड होगा लैम्डा सिग्मा या रो में क्या डिफाइंड होगा रो डिफाइंड होगा ठीक है सिग्मा तो चार्ज कहाँ पर है चार्ज अंदर तो है नहीं ना अंदर तो मामला खाली है तुम्हारे दिमाग की तरह राइट ओके क्विकली अच्छा यहाँ पे क्विकली यहाँ पर याद हम चार्ज के सॉरी सिग्मा के टर्म्स में नहीं करते हैं हम यहाँ क्यू के टर्म्स में करते हैं बट अगर जस्ट इन केस सिग्मा दिया गया है तो यहाँ पर सिग्मा डिफाइंड होगा क्यू अपॉन व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना हम ये यूज नहीं करने वाले हैं बट जस्ट इन केस अगर सिग्मा दिया है हम याद क्यू के टर्म्स में कर रहे हैं तो यहाँ सिग्मा डिफाइंड होगा पक्का ओके फिर से वहां पर जो दो चीजें तुमने पढ़ी थी यहाँ पर भी वो सिमिलरली कहानी है तो एक बार पॉइंट है बाहर और एक बार पॉइंट है अंदर सेंटर से इफ अ पॉइंट इज बाहर एट अ डिस्टेंस आर सो फर्स्ट केसेस इन दिस इज अगर आर हमारा कैपिटल आर से बड़ा है तो ठीक है दिस इज द प्लेस जहां पर वी कैन अज्यूम द होल चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट दैट्स इट ठीक है ये सब मैं भी लिखा रहा हूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जैसे कि सारे चार्ज को सेंटर पे मानो सेंटर से जो डिस्टेंस दी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है बाहर आउटसाइड वाले पॉइंट पर वो होती है वी कैन अज्यूम द चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट हाँ मतलब पॉइंट बाहर है ना सो एक मिनट ये लिखो और ये स्टेटमेंट लिखो जो बोल रहा हूँ सो मेक द डायग्राम राइट डाउन द स्टेटमेंट रिजल्ट अच्छा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ प्लीज ये बहुत स्टैंडर्ड है फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ सो हम होलोस्फीयर को ऐसे ऐसे काटोगे अगर तो वो रिंग बनेगा हर बुक में मतलब हर बुक में दिया है ठीक है ऋषि पांडे सब जगह दिया है प्लीज गो थ्रू विद इट अगर नहीं आएगा वी कैन डिस्कस केवल मैथ्स है तो यहाँ से हम थीटा पे डी थीटा लेते हैं और एक रिंग काटते हैं इमेजिन जस्ट थोड़ा सा फील ले लो अगर मैं इसको ऐसे काटूं कैन यू इमेजिन अ रिंग और रिंग को हम रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड हमें पता है और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से यहाँ पूरा प्लस आर से माइनस आर ठीक है या थीटा के फॉर्म में तो जब नहीं तो काटने वाली कहानी बता रहा हूँ एक प्लास्टिक बॉल इमेजिन कर प्लास्टिक बॉल ठीक है उसको ऐसे काटो यार एक प्याज दे मैं अनियन की स्लाइस को अगर ऐसे काट और बीच की चीज हटा दे तो कहने से वो एक प्रॉपर रिंग दिखेगी इमेजिन हो रहा है ऐसे काटो तो रिंग को जब हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद पता चला कि उसका रिजल्ट ये आ रहा है अगेन हम रिपीटिंग जैसे हमने केवल अलग अलग चीजें करी थी रॉड की करी थी तो वहां पे सेंटर पे हम नहीं मान पाए थे हमने इंटीग्रेट किया और सॉल्व करने पर लिमिट डालने के बाद रिजल्ट कम्स आउट कि तुम चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लो इसलिए हम ऐसा याद कर रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं वहां पे नहीं कर सकते इट इज आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन वी रियलाइज दैट इसका रिजल्ट शेल का रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि तुम सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो प्लीज गो थ्रू विद दैट ठीक है उसमें केवल मैथ्स से जबरदस्ती गंदा इंटीग्रेशन आता है सॉल्व करने पर वो समझ में आ जाएगा तो एक बार कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो विल डिस्कस ओके सो पहला इज आउटसाइड अच्छा दिस इज इक्वालिटी का साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर सो आउटसाइड के लिए हमारे पास है हाँ सरकमफ्रेंस पे भी वही होगा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लो बस केवल वी कैन अज्यूम द चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर we can assume charge to be concentrated at the center for calculation of electric field for outside point only second अगर r हमारा अंदर है मतलब कोई भी पॉइंट विच इज अंदर विच इज r अगर हमारा लेस देन r है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आती है 0
कोई मतलब कोई भी पॉइंट है, वो कहीं पर भी अगर पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हॉलो स्फीयर के आती है एग्जैक्टली जीरो। नहीं, ये फिर से ना आता, वो पूरा इंटीग्रेट करो, उससे आता है, या फिर सॉलिड एंगल से आता है। सॉलिड एंगल से बहुत छोटा है, बट आई डोंट थिंक अभी सॉलिड एंगल तुमने पढ़ा है, राइट? बता दो। हाँ पढ़ा है, एक बार गो थ्रू विद इट, बट नहीं तो मैं सॉलिड एंगल अगली बार बता दूँ, अगर तुम्हें डेरिवेशन में इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए ऐसा। सो ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, ठीक है सर। यहाँ पे भी तो सेंटर पे मान लो चार्ज, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब रिजल्ट आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन आए हैं, या सॉलिड एंगल से रिजल्ट पूरा सॉल्व करने पे आया है। सर यहाँ पे सेंटर पे मान लोगे तो ऑब्वियसली अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड जीरो नहीं दिखेगी, है ना। तो ये इंटीग्रेशन दो होते हैं, दो तरीके से करते हैं कि इसके ऊपर वाला पार्ट, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैंने कोई रैंडम पॉइंट लिया है, ठीक है, सॉलिड एंगल से जाना पड़ेगा। अच्छा अभी नहीं बताता हूँ, पहले ये खत्म नहीं हो पाएगा फिर। तो अंदर फील्ड आ रही है जीरो, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर भी पॉइंट होगा, इफ इट इज अ हॉलो स्फीयर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जीरो, और बाहर वाला इज वेरी आसान, सारे चार्ज को सेंटर पे मानो, सेंटर पे माना तो KQ/R², एंड अवे अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर। सही है, पक्का? राइट डाउन द सेकंड वन, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, एंड ब्रैकेट में लिखा है नॉन कंडक्टिंग। इट इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड स्फीयर टू बी नॉन कंडक्टिंग, नहीं तो जीवन में यूनिफॉर्मली चार्ज हो गई नहीं। सो यूनिफॉर्मली चार्ज, एग्जैक्टली, वेरी गुड, कूल। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर नॉन, हाँ नॉन कंडक्टिंग समझ में गए ना व्हाट ही सेइंग, कि अगर जैसे अगर वो कंडक्टिंग हुआ, चार्जेस को मौका मिल जाएगा भागने का, और जैसे ही भागे अगर तो वो बाहर पेरिफेरी पे आ जाएंगे, और पेरिफेरी पे आए तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हॉलो स्फीयर। और ये पता है एक बार प्रॉब्लम पूछा गया है, उन्होंने बोला कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वर्ड यूज कर दिया, एंड सॉलिड स्फीयर देखते ही लोगों के दिमाग में आया कि सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले लगा दो। तो प्लीज ये केवल कंफ्यूज करने के लिए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने यूनिफॉर्मली वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने किया कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। समझ में आ रहा है ना अंतर क्या है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विल बिहेव लाइक अ हॉलो स्फीयर। ओके, सो अभी मेरे लिए चार्ज कहाँ है? हर जगह। पहले वाले केस में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकता है, क्योंकि हम वहां पर है ही ऑप्शन, केवल मटेरियल हम जो प्लेस कर सकते हैं वो केवल पेरिफेरी पर ही कर सकते हैं। हॉलो स्फीयर में तो है ही नहीं ना, स्पेस ही नहीं है ना, हॉलो स्फीयर अंदर मटेरियल ही नहीं है चार्ज का। नहीं मैं बोल रहा हूँ हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी होगा चलेगा, क्योंकि हॉलो है तो बीच में जगह ही नहीं है चार्ज रखने की, तो चार्ज तुम्हें आउटर साइड पे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है, अंदर जगह है ना, बट अगर ये कंडक्टिंग हुआ, कहना इसे चार्जेस को रिपेल करने का ऑप्शन मिलेगा, इसीलिए नॉन कंडक्टिंग लेना है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वर्ड यूज कर दिया तो तुम समझ जाना कि वो हॉलो स्फीयर है, पक्का? ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है दैट इज तो सेम, एग्जैक्टली सेम। सो फर्स्ट इज अगर r हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, मतलब आउटसाइड की बात हो रही है, अगेन यू कैन अज्यूम द होल चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। नाउ द सवाल है, अच्छा एक मिनट, सेम स्टेटमेंट इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट द सेम स्टेटमेंट दैट charge can be assumed to be concentrated at the center। अब इतना सुंदर भाई, अच्छा ये प्लस बनाने में बिल्कुल अपने को अपना सारी जितनी आर्ट आती है वो नहीं दिखानी है। अब तू थक गया, अब ये क्या करे बीच का? भी करूंगा धीरे। ओके, यहाँ पे भी स्टेटमेंट सेम, इफ यू वांट टू राइट चार्ज कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसिडरेटेड एट द सेंटर ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट, है ना। समझ में आ रहा है ना, पक्का? अंदर वाली कहानी में अब नहीं होगा जीरो, क्यों? क्योंकि अब अच्छा इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन समझाना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ कि अगर सपोज पॉइंट यहाँ, ये सेंटर पॉइंट है यहाँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अच्छा जब हम छोटू आर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ या यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज अ जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, छोटा आर के लिए, कैपिटल आर इज फिक्स। मतलब हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं इसकी, कैन आई से सॉलिड स्फीयर कैन बी अज्यूम्ड, बहुत सारे अलग अलग रेडियस के हॉलो स्फीयर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड बतानी है, इसके बाहर वाले जितने भी सॉलिड स्फीयर है अलग अलग, उसके लिए ये पॉइंट तो अंदर है ना, फील्ड आइडिया। ये P पॉइंट जो है उसके लिए जो यहाँ पर छोटे आर के अंदर जितने हॉलो,
इसको अज्यूम करो बहुत सारे सॉलिड स्फीयर, बहुत सारे हॉलो स्फीयर ऑफ अलग अलग रेडियस, तो बहुत सारे सॉलिड स्फीयर हैं इस आर रेडियस के अंदर और बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स हैं आर रेडियस से बाहर। उन बाहर वाले हर एक स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है और अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड फॉर हॉलो स्फीयर जीरो होती है, वो किसी भी रेडियस का हो। तो हमें ये पता लग गया इस पी से जो बाहर वाले जितने भी हॉलो स्फीयर्स हैं उसकी वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। हिंदी समझ में आ रही है ना? पक्का ना? हाँ, मतलब किसी को अगर डाउट हो रहा है अरे सर पर हॉलोस्फीयर के अंदर जो सेंटर होता है उस पे जीरो होना चाहिए। नो नो, हम अरे अभी तो कहीं भी यहाँ पे रैंडम बनाया है पी पॉइंट, यहाँ जीरो, हर जगह जीरो है। तो हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जीरो है और वो कोई भी रेडियस का होगा तो जीरो होगी। ओके, एक बार वापस सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं सबकी वजह से हम जिस जगह पर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं तो सबकी वजह से अलग अलग निकालेंगे और उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो मैंने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फॉर पॉइंट पी दीज मैनी स्फीयर्स, यहाँ से यहाँ तक जितने भी स्फीयर हैं अलग अलग रेट, मैंने जब ये लाइन बनाई है तो मतलब इस स्फीयर सबकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए जो पी पॉइंट है, कैन आई से इट इज इनसाइड, तो ऑल द पॉइंट्स, ऑल द स्फीयर्स for which p point is inside, electric field is zero exactly because they are inside। अच्छा है ना? कहना इसे जितने पॉइंट यहाँ पर हैं, सॉरी जितने स्फीयर्स जीरो से r तक हैं उनके लिए ये जो p पॉइंट है कहना इसे बाहर है। बाहर के लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी है कि सारे चार्ज को हम सेंटर पे मान सकते हैं, बट कौन से चार्ज को? ओनली चार्ज विच इज इनसाइड। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर का चार्ज अगर मुझे पता लग जाए या कोई बता दे कि ओनली इसके अंदर कितना चार्ज है, उसको मैं Q डैश बोल रहा हूँ। Q इज द टोटल चार्ज। इफ समवन टेल्स मी हाउ मच चार्ज इज इनसाइड दिस स्फीयर, तो इस पॉइंट को, सॉरी इस चार्ज को मैं सेंटर पे मान लूंगा एंड माय आंसर इज KQ/R²। मतलब हाँ, 1 सेकंड, तो इनसाइड मेरे पास उत्तर क्या आने वाला है, KQ डैश अपॉन छोटू R²। पक्का? इफ समवन टेल्स मी Q डैश कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q एंड R एंड छोटू r, तो उसको यहाँ पे चिपका देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा, राइट? कैन समवन टेल मी वो कैसे निकाल सकते हैं? 3Q/4πr। नहीं निकालेंगे कैसे, तो प्रोसेस बताओ। रो ले लो तो समझना ध्यान से। तो यहाँ पर हम रो ले सकते हैं विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना चार्ज है, टोटल चार्ज है Q, किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उसका कितना पार्ट ले रहे हैं, पक्का, इनटू 4/3 छोटू r क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई छोटू r³। किसी को तकलीफ? इस ये चार्ज इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमने उसका कितना पोर्शन लिया है? हाँ, पहली बार थोड़ा देख रहे हो, तो ये रो है, पक्का, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 4/3 पाई गायब हो रहा है, तो ये आ रहा है Q अपॉन हाँ मतलब ओके, Q छोटू r³ अपॉन r³, चलेगा? आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस हियर, है ना? K अपॉन r², ना? गायब गायब। अच्छा, ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक बार सेपरेटली वो ओके। सो आउटसाइड वी कैन अज्यूम टू बी चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर। अंदर हमें याद यही करना है, बट वो फील से समझ में आ रहा है कि कैसे करें। इवेंचुअली तो रिजल्ट ही याद करना है, KQ R अपॉन R³ आता है, सही है? पक्का, राइट डाउन एवरीथिंग। अगेन सारे रिजल्ट अच्छे से समझना, क्योंकि ग्रेविटेशन में हम बहुत ज़्यादा रिंग या डिस्क वाले प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं, बट ग्रेविटेशन में मेजरली प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं या अर्थ को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अर्थ बिहेव लाइक अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है? तो ये K की जगह रिप्लेस करूंगा कैपिटल G, Q की जगह रिप्लेस करूंगा कैपिटल M, दैट्स इट। तो वहाँ पर ये डेरिवेशन भी नहीं बताऊंगा। सो पॉइंट इज कि वो सेम कहानी एग्जैक्टली। तो सॉलिड स्फीयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या हॉलो स्फीयर, क्योंकि हम प्लैनेट में जब हम ग्रेविटेशन में जाते हैं तो यही वाले 4 फॉर्मूले, कौन से? पीछे वाले 2, सही बताऊं तो फॉर्मूला एक ही याद रखना है, फालतू फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये चार्ज एट द सेंटर है, ये भी बेकार, ये भी चार्ज एट द सेंटर है, सो आउटसाइड के लिए सेंटर ही हो गया। तो प्रैक्टिकली तुम्हें फॉर्मूला एक ही बचा है जो याद करना है एग्जैक्ट से। वो फॉर्मूले जैसे तो क्या ही है वो, बट ठीक है।
अच्छा यहाँ पर ना दोनों जगह तुम ये लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर रखो तो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर दोनों जगह इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो। नो 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 नो, डिस्क की बात कर रहा है तू? तो डिस्क में 3/2 इसलिए आया क्योंकि वो हम डिस्क को रिंग मान रहे थे और रिंग में रिजल्ट 3/2 आ चुका था। क्योंकि इसमें हम लोग ने कॉस यस 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 यस, सेम ही है। हाँ हाँ 100%। नहीं नहीं, वो इंटीग्रेट कर रहा, उसके बाद रिंग की वजह से आ गया, क्योंकि रिंग की वजह से एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आ रहे थे। रिंग की वजह से कॉस में हम लोग ने ये लिया। हाँ, तो हम लोग इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं ना, मतलब नहीं नहीं, यहाँ पे हम डिस्क को रिंग मान रहे हैं और रिंग के रिजल्ट में 3/2 आ चुका था, इसलिए यहाँ 3/2 आया है ना? क्योंकि हमने रिंग माना है ना उसको, और रिंग का डेरिवेशन हो चुका है और उसमें 3/2 आ चुका है, वैसा है। सॉरी, इसका ग्राफ और चाहिए तो सेपरेटली ना दोनों ग्राफ अलग बनाते हैं। ये हॉलो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है ये। सेंटर वाली लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जनरल आर। ओके, सो जल्दी 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 जल्दी। ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हॉलोस्फीयर में 0, तो वो यहाँ से R इज इक्वल टू कैपिटल R तक, कहने से फील्ड 0 है। R इज इक्वल टू कैपिटल R पे जो फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर है, अपॉन R स्क्वायर, ये वाला KQ अपॉन R स्क्वायर है। सो दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ से तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सही है। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? पहले जो फील्ड है 0 से कैपिटल R तक, कहने से वो फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये E, ये R, तो पहले जो अंदर फील्ड है कहने से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर तो सेम है, तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट्स इट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और फिर सेम कर। यार ये और गर्म हो गया यार, अभी थोड़ी ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो वो ग्राफ दोनों याद रखें, मतलब बहुत सिंपल से है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा क्यों है? होल आइडिया है बस, अब पढ़ाई क्यों है हमने, ये वाला भी सवाल तो है ही। ओके, सो हमने क्या बोला? यूनिट चार्ज है, बाय डेफिनेशन यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, दैट्स हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हमने रिंग, डिस्क या हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, शीट या जो भी रिजल्ट याद किए, उससे हमें ये पता लग गया कि ये लोग हैं, अगर कोई एक चार्ज बॉडी है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज है, वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसके रिजल्ट हमने याद कर लिए। सो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या कि अगर यूनिट चार्ज होता तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होता है। तो यूनिट की जगह अगर मैं 1 कूलम की जगह 10 कूलम रखूँ या 1000 कूलम रखूँ, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाय फॉर्मूला और बाय डेफिनेशन हेडिंग से डाल लो फोर्स, हाँ क्या हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग ऐसा कुछ नहीं है, सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल विच इज F इज इक्वल टू QE, दैट्स इट। अब समझना ध्यान से क्या है फॉर्मूला, क्या बोलता है, क्या क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ वेक्टर लगाया, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या क्या रेक्टिफिकेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर मैंने Q चार्ज रखा है, ठीक है, ये एक्सटर्नल चार्ज है, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसकी वजह से होगी? हो सकता है हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, हो सकता है जो चीज़ हमने स्टैंडर्ड याद करी है उनकी वजह से दिया जाए, ठीक है। हम बाहर से एक Q चार्ज ला के रखेंगे प्लेस्ड इन अ सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। क्या क्या बातें याद रखनी है कि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कब? इफ Q इज पॉजिटिव, समझना ध्यान से। फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ Q इज नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। तो प्रैक्टिकली मतलब क्या है यहाँ पे, क्या दिस Q हैज टू बी पुट विद साइन। तो अगर मुझे कोई बिल्कुल ही
ऐसा वाला दिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, चार्ज दिया गया है, तो हम F इक्वल टू क्यू डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, बट क्यू साइन के साथ होगा। या अगर मुझे कहानियाँ दी गई हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन रखा है या इलेक्ट्रॉन रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम बोलेंगे उस पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इफ द चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव सेम होगी, अदरवाइज एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट होगी। सही है, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल ही एक बेकार सा सवाल, प्लीज़ सोच के आंसर देना। 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में बता रहा हूँ, जल्दी लिखो ये, ठीक है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी चीज़ साथ में समझना है। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका है, जैसे ग्रेविटी यहाँ पे भी 9.8 है, यहाँ पे भी 9.8 है, यहाँ पे भी, तो ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं इसको। ऐसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते कैसे हैं, अगर मुझे तो इक्वली स्पेस्ड लाइन पैरेलल जो होती हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रॉइंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन बनाई है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एंड इक्वली स्पेस्ड है मतलब वो यूनिफॉर्म है। जैसे मैंने अगर ऐसे नीचे बनाई, जैसे ग्रेविटी बनाते हैं, तो ये यूनिफॉर्म है, पैरेलली इक्वली स्पेस्ड लाइन है ना। मैं अभी ये सब बात करेंगे, बट जनरलाइज बता रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे बना दी तो हम बोलेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लाइन ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे दूर दूर है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पक्का, ओके। यहाँ पे सवाल ये 2 स्टेटमेंट है, राइट डाउन द स्टेटमेंट। तो ये डायग्राम बनाओ, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब रखा मैंने। अच्छा, नाउ समझना, मैंने जब ये बना दिया तो मैं इसके सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, ये आ गया है। ये हो सकता है कि किसी ने जनरेट करा हो सकता है मैंने यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट रखी हो, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से ये है। तो अब वो कैसे हुआ है उसको भूल जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ई ऑलरेडी दिया हुआ है। उसमें मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाया, एक प्रोटॉन लाया और उसको रख दिया। तो आई वॉन्ट यू टू राइट 2 स्टेटमेंट, और तुम्हें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। ठीक है, प्लीज कोई चिल्लाना मत, TF करके लिख देना। सो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा, हाँ, मेक दिस एंड देन पहला स्टेटमेंट लिखो, दूसरा स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फोर्स ऑन प्रोटॉन is more than force on electron. First statement, force on proton is more than force on electron. Second statement, S2, acceleration of electron is more than acceleration of proton. ठीक है, सो सवाल इज, तो तुम्हें बस केवल ट्रू और फॉल्स बताना है। सवाल है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने 2 प्रोटॉन लाए और छोड़ दिए। ठीक है, हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। लिख के जो भी बताना चाह रहे जल्दी से, बहुत बेसिक सा कुछ है। ठीक है, TF, FT, TT, whatever, FF। अभी तक हमने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर फोर्स ये होता है। इतने लोगों का कैसे गलत भाई, एक फॉर्मूला पढ़ा अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये टर्म दोनों के लिए सेम है। चार्ज फोर्स कितना, अभी तो बोला भाई, फोर्स इज Q इंटू ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो तो सेम ही होता है कितना। हाँ, तो फिर अगर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स तो सेम होगा ही। तो फोर्स सेम होगा तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स है। ओनली डिफरेंस इज इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, कितना लगेगा, E इंटू ई के बराबर। इस पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा, वो E इंटू ई के बराबर। हाँ, तो मास कम है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। फोर्स सेम है भाई, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अगर फोर्स सेम है, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो हाँ, क्या मतलब भाई, सॉल्व थोड़ा करना है, ट्रू फॉल्स है नहीं, बट FT इज द आंसर ना, तो ट्रू है ना। प्रोटॉन नहीं, उल्टा बोला तूने, उल्टा लिखा है। नहीं, एक मिनट, अच्छा समझ में आ रहा है, आए थोड़ा बेटर प्रॉब्लम्स पे। सही है, पक्का। सो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है ना, दोनों पे फोर्स सेम होगा, बट जिसका चार्ज जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले तो। हाँ, पहले जल्दी। अच्छा, डायरेक्शन समझ में आ गई ना, है ना। उस पे पॉजिटिव पे सेम डायरेक्शन में होगा और इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहानी तो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एज ऑफ नाउ जो भी आंसर देने वाले हो ना, यू कैन राइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ME सिंबल, और चार्ज के लिए यू कैन जस्ट राइट E, प्लस माइनस
नई बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने आगे की तरफ फेंका विद द इनिशियल स्पीड u नॉट, और हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था ई नॉट और हमारे पास उसकी डायरेक्शन थी प्लस आई कैप। चार्ज पार्टिकल को हमने t इज इक्वल टू 0 पर यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ फेंका है। तो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड टाइम व्हेन इट, एक्चुअली एक ही चीज निकालते हैं उसमें बीच, फाइंड मैक्स एक्स मैक्स, समझने ध्यान से। सो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, तो अभी फील से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कुछ जस्ट पहला क्वेश्चन है, आगे फेंका है, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बोला है, मतलब कहीं ना कहीं ये जाके आगे यू टर्न मार रहा होगा और पीछे आ रहा होगा। क्यों मार रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ है, सारी कहानी है ना। सो ट्राई इट, फाइंड एक्स मैक्स, मैक्सिमम एक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का एक्स मैक्स, मतलब सो एम हो सकता है, ई हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट हो सकता है। अच्छा तू सॉल्यूशन बता रहा है, करना जो भी बताना चाह रहा है, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे ई वेक्टर मतलब को ई नॉट है, वो उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट बोला गया ना, है ना, तो उसको ई नॉट लिख देंगे। ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, वो भी निकाल दो फिर। अरे है कुछ नहीं, एक कोई भी एक पार्ट निकाल दो। तो अभी माइनस प्लस नहीं लिखता हमसे, अगर वो डिस्टेंस पूछी गई है तो जस्ट मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा नहीं सॉरी मैं ये देख रहा था, सही से आ गया क्या? चार्ज पार्टिकल है, उसको आगे फेंका है, रुक रहा है, या एक्स मैक्स है, 100% उस पर फोर्स पीछे लग रहा होगा, तभी वो यू टर्न हो सकता है। फोर्स कितना लगेगा? चार्ज पार्टिकल जो भी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब फोर्स यूनिफॉर्म है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैन बी अप्लाई, तो यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे -2s वाला फैक्टर आएगा। अच्छा एक मिनट, 0 इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर -2a, a का काम करेगा ई नॉट। किसी को दिक्कत कोई? सबने ऐसे करा है जितने लोगों ने आंसर दिया है, यही सिमिलर? कुछ और किसी ने करा है क्या? जस्ट केवल एक बार क्विकली बस फॉर द फील बता दे रहा हूँ भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो लगी सकती है ना यहाँ पे, सुनना ध्यान से, क्योंकि करानी है इसलिए बता दे रहा हूँ कि नॉर्मली ना लोगों की आदत v स्क्वायर u स्क्वायर की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तब तक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v स्क्वायर u स्क्वायर इज बेटर, बट अगर नहीं होती ये चीज़ें, इट्स अ बेटर वे। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पक्का? यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इकलौता केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ही लिख सकते हैं, पक्का? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, पार्टिकल आगे जा रहा है, कहीं पे यू टर्न ले रहा है, वो मेरा एक्स मैक्स है, बट उस पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। वर्क डन बाय एनी फोर्सेस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, फोर्स लग रहा है ई इंटू ई नॉट के बराबर, पार्टिकल आगे गया, एक्स मैक्स इंटू कॉस 180 ना, जा रहा है आगे और फोर्स पूछे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल हाफ m cos 180 एंड ये माइनस गायब, x मैक्स निकालना था, m u नॉट स्क्वायर ऊपर आया अपॉन का 2, वहां पे e नॉट कहाँ खा गया मैं लिखने में? अच्छा ओके, ये आया इधर हुआ, नीचे ये ई नॉट और आएगा, सही है। अच्छा तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मली एकदम से होता नहीं, कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर तो बराबर ही है ऑलमोस्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में इट्स द सेम थिंग, बट वी कैन थिंक ऑफ दिस। सेकंड ऑल्सो एक बार सुन लो, मुझे बताओ, सेकंड मोस्टली लोगों ने v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाया है ना? यस, अगर वो आगे फेंका जाता तो उसका सवाल का सेंस ही नहीं बनता, है ना? तब अगर ये प्रोटॉन लेता है, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता सेम प्रॉब्लम के लिए। यार वो अच्छा एक मिनट, सो मोस्टली लोगों ने v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाया, राइट, है ना? v0, u की वैल्यू u, a का काम करेगा दिस t। दूसरा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी लगा सकते हैं, है ना? जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दिस। तो चेंज याद है ना, ये होता था वैसे तो, याद है? अगर f कांस्टेंट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं f इंटू टी इज इक्वल टू m डेल्टा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जैसा कुछ। f पता है, टाइम निकालना है, अगेन इसमें टाइम सेम लगेगा, आई एम सेइंग जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग आल्सो,
एफ इन टू टी आएगा, वी जीरो करो और यू की वैल्यू जो आएगी तो टी भी आ जाएगा। श्योर, पक्का आए थोड़ा बेटर प्रॉब्लम्स पे। सो आर यू गेटिंग द फील ऑफ इट कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं? श्योर, ओके लिखो ध्यान से आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉरी लिख लिया है, ये भी लिख लेना यार, ये ऑल्टरनेट करके लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एकदम से आदत नहीं होती लोगों की। वर्क एनर्जी थ्योरम लोगों को आदत ही है कि हम वी स्क्वायर यू स्क्वायर लगाएं। हाँ, काइनेमेटिक्स की बहुत आदत है, इसलिए प्लीज राइट दिस ऑल्सो, तो अभी पता लगे। ओके, सवाल है अगेन ओरिजिन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है दो टाइप से दी गई है। ये x इज इक्वल टू डी वाली लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट जे कैप अगर x हमारा वेरी कर रहा है 0 से d के बीच में, एंड 0 अदरवाइज अगर x की वैल्यू, so electric field is existing in this region only. पार्टिकल ओरिजिन से u नॉट स्पीड से आगे फेंका गया है और पार्टिकल हम ले रहे हैं प्रोटॉन दिस टाइम। अच्छा, तो प्रोटॉन ले रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, बट उसको हम लिखेंगे चार्ज के लिए ई ही, हम पी नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे। बस ये बता रहा हूँ कि मैंने प्रोटॉन लिया है, विल स्टिल यूज, उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव ई के बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन को यू कैन राइट एज एम पी, या मास एम ही लिखो ना, मतलब प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, जस्ट क्विकली सिंपल नंबर। ओके, राइट डाउन, हाँ, मेक दिस डायग्राम, दिस इज जे कैप, पॉजिटिव है और वो केवल 0 से डी के बीच में, उसके आगे 0 है। दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट फाइंड the coordinate of the particle where it leaves the electric field, coordinate of the particle where it leaves the electric field. Second is the angle from x-axis, the angle from x-axis which particle is making while leaving the electric field, angle from x-axis which particle is making while leaving the electric field, ठीक है। use charge as symbol as E एंड मास एज m, ठीक है। यहाँ पर ये ई नॉट दिया गया है, सो मैं ये बता रहा हूँ वेरिएबल क्या क्या है तुम्हारे आंसर के लिए। ई नॉट हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एम हो सकता है ना, वेरिएबल के फॉर्म में। ओके, ट्राई। नहीं, तूने उल्टा लिख दिया शायद, एक्स कॉमा वाई करके देना आंसर शायद। हाँ, नहीं तेरा नहीं, नहीं तूने सही लिखा है, तूने उल्टा लिखा। हाँ, ओके ओके, हाँ करेक्ट है। हाँ, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो डी ही है ना, एक्स कॉमा वाई। ये जब तूने यहाँ पर ऐसा बनाया, ये इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम समझ रहे, बट ये ऐसे कैसे जाएगा? सोच एक बार, चार्ज अगर ये प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो उस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? मतलब तू ये सोच, मतलब इसको अगर तू ऐसे भेजना चाह रहा है नीचे, है ना, तो मतलब कोई ना कोई नीचे फोर्स लगाए तो तब तो नीचे जा सकता है ना ये। अच्छा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसे फेंका, इफ़ यू आर सेइंग कि वो नीचे जाना चाह रहा है ना, तो वो डायग्राम गड़बड़ है, क्योंकि अभी भी, हाँ, तो वो डायग्राम थोड़ा सही बनाओ तब। ओके, एंगल इट इज, तूने डायरेक्टली लिखा है, मैं गलती भी कैसे बताऊँ, ये कैसे आया ये टर्म, ये क्या किया तूने, कुछ दो चीज़ों को शायद डिवाइड किया है। ओ, कोऑर्डिनेट से एंगल, ओके, ये तब होते जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होता। हाउ डू यू नो पार्टिकल, अगर मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका और फोर्स उस पर ऐसे लग रहा है, क्या वो ऐसे जा सकता है स्ट्रेट लाइन में? हाँ, वो प्रोजेक्टाइल होगा या क्या होगा वो तुम दिमाग लगाओ, बट पार्टिकल ऐसे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि फेंका ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो वो ऐसे कैसे जाएगा? तो कुछ और होगा, सोचो क्या हो सकता है। ये 2 कहाँ गया? ऊपर यहाँ 2 था, तो यहाँ 2 हाँ, आपसे इस पे नहीं। हाँ, तो अभी पहले ये सोचो, तुम स्ट्रेट लाइन मत बनाओ, क्योंकि मुझे एंगल इजी पड़ रहा है इसलिए नहीं। फील करो, थोड़ा सा ऐसे फेंका है और ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसको कैसे जाने का मन करेगा? कोऑर्डिनेट इज राइट, कोऑर्डिनेट इज राइट। मैं एक बार क्विकली कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, ठीक है, केवल कोऑर्डिनेट। बाकी लोग एक बार दूसरा पार्ट तुम खुद सोचो, जिस लोग का कोऑर्डिनेट नहीं आया वो सुन लो। एक मिनट जल्दी। यार पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है,
उस पर 0 से d की बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी 0 से d के बीच में हूं। उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में है, पार्टिकल पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है या 180 डिग्री ऑपोजिट। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फॉर श्योर सेम डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? हमने बोला जो उस पे चार्ज इनटू जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड सिंस इट इज कांस्टेंट, मतलब ये फोर्स कांस्टेंट है, अपॉन अगर मैं उसके मास से डिवाइड कर दूं तो कहने से उसका एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है और फेंका हमने उसको x डायरेक्शन में है। बट अच्छी चीज क्या है कि जो ये प्रोटॉन है y को x से लेना देना नहीं, मतलब पार्टिकल अगर मैंने फेंका ऐसे, फोर्स ऐसे लग रहा है, देन फील से समझ में आ रहा है कुछ ऐसे जा रहा होगा। श्योर तो हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं? इस पॉइंट के, विच इज x, y। कैन आई से फॉर श्योर x तो यही है, इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना, कॉमा अगर मुझे इसका y पता लग जाए, मतलब ये डिस्टेंस पता लग जाए तो मेरा काम चल जाएगा। ये डिस्टेंस हमने सोचा यार अच्छा ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, बट लगाते हैं y डायरेक्शन में। क्यों y डायरेक्शन में लगाते हैं? क्योंकि मुझे y कोऑर्डिनेट पता करना है और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वी कैन यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो sy की जगह लिख रहा हूँ y। अच्छा प्लीज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मत लगाना। इफ यू आर राइटिंग x तो sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखना। इफ यू आर राइटिंग sy तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई लिखना। जल्दी में गलती, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लोग u ये यूज करते हैं, a ये यूज करते हैं। प्लीज दिमाग में जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में यहाँ sy चल रहा है, यहाँ uy चल रहा है, और क्योंकि uy की वैल्यू 0 है इसलिए ये 0 हुआ। फिर मैंने लिखा हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। यार मैंने सोचा अरे टी तो पता ही नहीं है। अगेन एम रिपीटिंग, बहुत बार प्रॉब्लम अपने आप खुद बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लानी है, तो टी नहीं पता है, फिर दिमाग लगाओगे कहाँ से क्या क्या करना है। सेम इक्वेशन अप्लाई करो x में, x डायरेक्शन में कितना गया d, ux x डायरेक्शन में हमारी स्पीड इनिशियल कितनी है u नॉट इंटू टी, y का एक्सेलरेशन है तो x का कोई लेना ही देना नहीं, तो 0, तो t आ गया अपने पास। तो ये आ गया, तो ये डी ई नॉट वेरी गुड, थैंक यू, गुड। ये गलत है। अच्छा एक मिनट, जब तूने ये काम करा ठीक है और उसके बाद फिर तूने सीधे भेज दिया नो। अच्छा कैन समवन टेल मी, किसी और का आया क्या? एक मिनट, दिस इज गलत, दिस इज राइट। ओके मुझे बताओ फैक्टर बता दे मुझे क्या आ रहा है। tan इनवर्स में फैक्टर, ओनली कांस्टेंट फैक्टर बता दो एक्सेप्ट हाँ। अब सवाल ये है, बाकी सबसे हाँ, मतलब बट वही तो इम्पोर्टेंट है। मुझे बता प्रोजेक्टाइल में कैन समवन टेल मी, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे जा रहा होता है ना, और उसका एक्स एक्सिस है। अच्छा नहीं यहीं पे बता दूँ, ये तो आप कंफ्यूजिंग लगेगा। पार्टिकल इधर गया तो वो इधर पे निकल रहा है, राइट। अच्छा इधर पे पहुंच पे उस पे 4 0 हो चुके हैं, राइट। तो इधर पे इधर निकल लिया। क्या इज इट नेसेसरी, जिन लोगों ने आंसर 2 वाला दिया है, ये जो एंगल है ये वाला, लोगों ने आंसर दिया है y अपॉन डी, ये एंगल और ये जो एंगल है जहां मैं निकल रहा हूं। अच्छा एक मिनट, ये वाली जो ग्रीन लाइन है इसको आगे बढ़ाया है तो x एक्सिस से एंगल है ये वाला, तो ये एंगल और जहां पे मैं निकल रहा हूं x एक्सिस, ये दोनों सेम और जरूरी है क्या? ये जरूरी हो सकता था अगर मैं बिल्कुल सीधा निकल रहा होता, तो मेरा ये वाली लाइन और मेरी निकलने वाली लाइन से, ये वाली लाइन और निकलने वाली लाइन सेम होती तो ये एंगल सब सेम होते। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था तो अभी तो पक्का नहीं है वो, तो क्या करे काइनेमेटिक्स लगाए। हाँ तो वही तो मैं वही मतलब फाइनल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनना। ये tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, और पार्टिकल हो सकता है ऐसे निकल रहा हो। क्या इज इट नेसेसरी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो? नहीं, पार्टिकल का निकलना उसके डिस्टेंसेस पे नहीं, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, याद रखो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल किस एंगल पे जा रहा है
उसका निकलना इज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स डिस्प्लेसमेंट के वाई अपॉन एक्स, इट डिपेंड्स अपॉन जिस इंस्टेंट पे वो जहां से निकल रहा है उस टाइम पे उसका वाई वेलोसिटी क्या है या एक्स वेलोसिटी क्या है। तो समझना ध्यान से, जब वो यहाँ पे निकल रहा है तो इस एंगल को मैं अगर थीटा बोल रहा हूँ तो प्लीज इस बात पे डिपेंड करेगा वो। प्रोजेक्टाइल वाली कहानी में भाई यहाँ पर जब पार्टिकल है तब उसकी डायरेक्शन उसका वी वाई कितना है वी एक्स है उससे tan थीटा डिसाइड होगा ना कि इससे कि भाई मैं कितना वाई में चला कितना एक्स में चला, बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं वो। सो वेलोसिटी की मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स में तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है, दिस इज तो ओनली यू नॉट वी वाई इज इक्वल यू प्लस 80 यार, यू वाई 0 ए वाई का काम कर रहा है ये इंटू टी हमने निकाल लिया था वहां पे डी अपॉन यू नॉट। तो ई नॉट डी अपॉन एम एक और यू नॉट है तो स्क्वायर, तो tan इनवर्स ये आएगा उत्तर। अभी मैं वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स पे नहीं जा रहा हूँ, पहले एक बार कंसेप्चुअली चीजें समझते जाओ, सही। वही तो मैं बता रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट से जब तुम निकाल रहे हो तो वो कौन सा एंगल है वो समझते हैं। अच्छा ये समझ में आ रहा है पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तुम ये सोचो अगर मैं एक पार्टिकल को ऐसे फेंकूं और उस पर फोर्स लग रहा हो ऐसे, तो उसका जो मोशन होगा रफली कहना से वो कुछ ऐसा जैसा होगा ना। तो जहां पे मैं निकला लेट्स से ये हमारा x इज इक्वल टू डी है तो वो सीधा नहीं जाएगा, तो उसका यही। तो अब इस डायग्राम को देख, तुम जब y अपॉन एक्स बोल रहे हो तब वो कौन सा एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ये ग्रीन वाली लाइन, तो ये वाला एंगल है। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो एंगल कौन सा है, ये वाला। क्या ये एंगल और जहां मैं निकल रहा हूं एक्स एक्सिस से एंगल ये नेसेसरली सेम होगा क्या, ये हो सकता है ओनली अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा होता तो मैं y अपॉन एक्स करता, मेरा आंसर सेम आता। सिंस इट इज नॉट गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो वो किससे डिसाइड होगा, इससे। श्योर, पक्का, बढ़िया आगे। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ फिर से बोल, ए वाई अपॉन ए एक्स कर सकते हैं क्या। अच्छा ए वाई एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो अलग अलग बातें हैं ना, बिल्कुल है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वेयर आई एम गोइंग, आंखों से देखने पर वो कौन बताएगा मेरी वेलोसिटीज की डायरेक्शन, नॉट एक्सेलरेशन नॉट डिस्प्लेसमेंट। सो हेडिंग इज, हाँ एक्स ये हाँ ये स्मॉलर देन तो सेम ही हो जाता है। नहीं, अच्छा ऊपर वाला हट गया तो वो सीधा चलता रहता पहले। कुछ नया सवाल बनाना चाह रहा है क्या, नहीं, आई एम नॉट गेटिंग। ये हटा दूं मैं और ये 0 रखूं तो सवाल का सेंस क्या बना, इनइक्वालिटी चेंज कर दूं, ये लेस कर दूं तो 0 हो गया तो सीधा चलता रहेगा ना, सवाल क्या बना फिर। अब सवाल नहीं बना अच्छा है। ओके राइट डाउन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक छोटी सी लाइन लिख लो इसके बारे में। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, व्हेन टू इक्वल and opposite charges are placed nearby to each other, when two equal and opposite charges are placed nearby to each other, the system is called as electric dipole. Nearby to each other, the system is called as electric dipole. अच्छा अगेन हमने पॉइंट चार्जेस की कहानी पढ़ी, एक सेटअप क्योंकि बहुत बार यूज होता है इसलिए हमने उसको एक नया नाम दिया है और इसलिए हम उसके कुछ रिजल्ट याद करते हैं, सेम एज की स्फीयर्स के रिजल्ट याद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सेटअप्स यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब व्हेन टू, डाई वाला टू वहां से आया है ना, ऑपोजिट पोलैरिटी वाला पोल वहां से आया है। तो जब हमारे पास दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इस सेटअप को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पक्का। तो एक चीज याद रखें, हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में तो वैसे ही पढ़ा, निकाल लेंगे, अगेन रिपीटिंग, ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसके रिजल्ट याद रखें। ठीक है,
तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखनी है। पहले एक बार सुन लो फिर देखना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं P से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो बाय डेफिनेशन ना, बाय डेफिनेशन अगेन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन। अच्छा, ये 12 लेने का पर्पस क्या है प्लीज याद रखना अभी, क्योंकि हम कुछ डेरिवेशन करेंगे जहां पे मैं सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर करूंगा, तो वो L/2 नहीं आए इसलिए 12 लिया है कि वो डिस्टेंस सेंटर से लेने पर L आ जाए। बट याद रखना हाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड, क्योंकि टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डेफिनेशन है, समझना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिफाइन करते हैं, चार्ज वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज डिफाइंड एज माइनस से प्लस। सो जो डायरेक्शन है इसकी, इट इज डिफाइंड नेगेटिव, बड़ा छोटा नहीं है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इस सेटअप को वी कैन रिप्लेस विद अ वेक्टर, जिसको हम P से डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, एंड डायरेक्शन होगी माइनस चार्ज से प्लस। मतलब अगर यहाँ माइनस लिखता यहाँ प्लस लिखता तो सेम चीज बनाता मैं रो, बट उल्टा बनाता। श्योर, पक्का, राइट डाउन दिस। हाँ, ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दो चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं जब इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दे आर प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर, उस सेटअप को बोल रहे हैं हम। यहाँ पे अभी उस जगह पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे तू शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर रहा है कि जिसकी ज्यादा है उसकी तरफ नेट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, उससे कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल अलग है। डोंट वांट टू रीड दिस थिंग, मेरा अपने खुद के बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ मैं, है ना, सो डोंट वांट टू रिमेंबर। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज Q इंटू डिस्टेंस। यहाँ मैं 12 लिख रहा हूँ, बट प्लीज याद रखना अगर मैं यहाँ L लिखता तो यहाँ L आता, है ना, तो ऐसे मत याद रखना। दिस इज द इफ यू वांट यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, क्योंकि टोटल चार्ज हमेशा डाइपोल में 0 ही हो रहा है, क्योंकि टोटल डिफाइंड ही ऐसे करा गया है। तो वो याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड सेकेंडली उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं इस पे। एक होते हैं जहां पर हम इसकी वजह से, सेटअप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल निकालेंगे। एक प्रॉब्लम होती है जहां पे केवल नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ही पूछा जाता है। तो एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एससी वर्मा का प्रॉब्लम उठा रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ तक सही लिख लिया। नहीं तो कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं है। एक सेटअप जहाँ पे एक माइनस और एक प्लस चार्ज रखा है, ये सेटअप बहुत जगह यूज होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा रियलिटी में, जैसे कि ना मैग्नेट, अगर तुमने सुना हो ऐसा कुछ मैग्नेट है ना, तो इसको भी हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसको हम कुछ एक माइनस चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, इसको प्लस चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसके रिजल्ट और उसके रिजल्ट सेम है। तो जहां पर एक माइनस और प्लस सेटअप आता है, तो ये मोमेंट क्या मतलब फोर्स काइंड ऑफ है? नहीं तो ये नहीं, हाँ ओके। सो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेटअप की वजह से अलग अलग जगह पे, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, तो वो हम निकाल वैसे भी सकते हैं। बट क्योंकि एक सेटअप जहाँ पर ये स्पेसिफिक चीज डायरेक्टली यूज होती है, तो हम इसका यूज करके हम वो सब निकालेंगे। बट स्टिल अभी हम डाइपोल मोमेंट निकालना सीख रहे हैं, यहाँ तक सही, पक्का। सो द प्रॉब्लम विच इज देयर, सीवी का प्रॉब्लम है जहाँ पे उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं। यहाँ रखा है 3Q, यहाँ रखा है -2Q, यहाँ रखा है -Q, इसके बीच की डिस्टेंस दी गई है L, और पूछा गया है फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मैग्नीट्यूड मतलब फाइंड नेट डाइपोल। सर अभी तो बोला -Q और +Q का होता है, यहाँ पर तो ना कोई भी ऐसा सेटअप ही नहीं दिख रहा है। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम हैज टू बी 0, जैसे कि यहाँ 3Q 2Q मिला के टोटल चार्ज सिस्टम पे 0 है। तो एक चीज मैं बस छोटा सा ही बता रहा हूँ, इस 3Q को हम 2Q एंड Q ट्रीट कर सकते हैं। तो वो -2Q और वन ऑफ द +2Q विल बी वन ऑफ द डाइपोल Q एंड Q, एंड बट डायरेक्शन माइनस से प्लस है ना। देन दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तुम्हें पता ही है। तो हमने क्या बोला, इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अभी यहाँ पे +Q -Q डायरेक्टली तो दिख ही नहीं रहा है, बट 3Q टोटल चार्ज 0 दिख रहा है।
तो हमने इस 3q को 2q एंड q ट्रीट किया, वो 2q और ये माइनस 2q इज वन ऑफ द डायपोल, ये माइनस q और वो q वो डायपोल, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो गई। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करना है यार, नहीं ओके। तो यार अब हमने क्या बोला, एक माइनस और प्लस के सेटअप को बोल रहे हैं ना हम डायपोल। तो इस 3q को कैन बी ट्रीटेड लाइक सेपरेटली, इसको मैं स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या कि एक 2q और q सोच लूँ अपने दिमाग में, क्या ये 2q और ये माइनस 2q एक डायपोल बना रहे हैं क्या, चार्ज 0 हो रहा है टोटल, और ये q और ये माइनस q ये भी डायपोल बना रहे हैं, डायरेक्शन माइनस से प्लस, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है ऐसे होगी, पक्का। इसको मैं P1 बोल दे रहा हूं लेट्स से, जिसका बाय द डेफिनेशन वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही था। ये माइनस ये प्लस, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे कुछ, वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, इनके बीच का एंगल क्या होगा, बस दो वेक्टर हैं। अब भूल जाओ अभी बाकी कहानी, दो वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, √a² प्लस, अच्छा मैं लिख रहा हूँ बाकी, a² b² 2 a b, सही है। फैक्टर आएगा √7 का आता है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि यू थिंक एग्जैक्टली इन द सेम वे। यहाँ 3q था, किसी ने और तरीके से कराया क्या, या सबने यही सोचा है ऐसे क्या, तो वो कुछ मतलब नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये 3q माइनस 2q है ना, आई कैन ट्रीट दिस एज माइनस 3q एंड प्लस q, मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब मैं क्या लूंगा, ये है ना, मुझे बट डायरेक्शन बता दो एक बार कि उनके बीच में, हाँ तो एक आएगा ऐसे और जो ये वाला आएगा ऐसे, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 120 होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो आएगा वो ऐसे आएगा कुछ 3q इंटू एल, और ये वाला आएगा ऐसे, और ये आएगा 120, श्योर। तो वो cos 180 वो cos 120 का फैक्टर आएगा, वो -½ का चक्कर आएगा, तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो ज्यादा हो गया, फिर तो आंसर ज्यादा आना चाहिए, एक सेम है दूसरा ज्यादा हो गया, बट वो माइनस है ना, तो वो आएगा वो सेम कहानी, श्योर पक्का। मतलब इसके बीच में आएगी, वो डायरेक्शन भी सेम ही आएगी, डोंट वरी। हाँ इस केस में नहीं, ऊपर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगी, उसके तरफ आएगी, मतलब सही है। एक अच्छा प्रॉब्लम कर ले अब, श्योर पक्का ना, ओके। नाउ वी हैव अ रिंग जिसका आधा पार्ट ऊपर वाला है पॉजिटिव और आधा पार्ट है नेगेटिव, विद द चार्ज q, सेम। ऊपर वाला है +q और नीचे वाला है -q, रेडियस दी गई है r। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा तो स्टार्टिंग कहानी वहीं से ही है, पहले देख लो टोटल सिस्टम पे चार्ज 0 है कि नहीं, हाँ है ना, +q और -q वाली कहानी है। अब क्या करें, तो बहुत ही अजीब सा है वैसे तो। हाँ सो पहले एक बार गिव 1 मिनट और समथिंग जस्ट टू थिंक अबाउट द फिजिक्स। अगर फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है देन विल ओनली डिस्कस फिजिक्स, मैथ्स वाली कहानी तुम्हें करनी है। तो अब इसको तो निकल जाएगी जान, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो फिर क्या करें, इसको ऐड कैसे करेंगे। हाँ एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा तो भी सोल्यूशन बता रहे, बता मत एक बार, थोड़े लोगों को सोचें। अच्छा पूछना चाह रहा है, हाँ तो धीमे बता दे। हाँ इसमें कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एक बार बता दे। अच्छा मैं थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ जस्ट फॉर द फील, एक बार क्विकली ये सुन लो। मुझे बताओ यार टोटल चार्ज तो 0 दिख रहा है, जिन लोगों ने x वेरी गुड, तो उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर एक सोचा छोटा dq इधर है और एक छोटा dq इधर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार डायरेक्शन ऐसे है, बट ऐसे ही सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पे भी दिख रहे हैं मुझे, तो उसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसे, उन दोनों का x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और y हमारा ऐड हो जाएगा। तो उसमें उस केस में तुम क्या कर रहे हो, तुम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, यहाँ से थीटा पे मैं छोटू d थीटा लूँ, इधर वाला भी
तो इधर वाला ये हो गया, तो ये छोटू डी क्यू और ये छोटू डी क्यू एक डायपोल बना रहे हैं। एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग इनडायरेक्टली यहाँ पर थीटा डी थीटा और उल्टा ऑल्सो। फिर तुम बोल रहे हो कि ये दोनों एक डायपोल बना रहे हैं, तो एक डायपोल मोमेंट आया इधर और एक माइनस से प्लस आया इधर, उसका तुम बोल रहे हो यार साइन थीटा कैंसिल हो रहा है या कॉस थीटा जो भी आ रहा होगा और ये वाला एडअप हो रहा है, राइट? पक्का? थोड़ा सा और बेटर बता रहा हूँ बट अभी भी तुम्हें सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूँ रादर देन टेकिंग, सब सीधे ही लो ना, वेरी गुड, मैंने पहले लिया है, और हाँ, तो अभी- नेक्स्ट टैन थीटा है L में। हाँ ओके ओके, तो रादर देन टेकिंग दिस सीधा भी तो ले सकते हैं, कोई भी प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू एक डायपोल बना दे रहे हैं। मैं एक यहाँ थीटा पे ये लूँ, एक नीचे थीटा पे ये लूँ, ये माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू डायपोल बना रहे हैं ऐसा, ये और ये बना रहे हैं ऐसा, ये और ये बना रहे हैं ऐसा, ये और ये बना रहे हैं ऐसा, यानी से बहुत सारे डायपोल बन रहे हैं वो जो सारे वाई डायरेक्शन में बन रहे हैं। सो प्रैक्टिकली मैं अगर ऐसे वाले एलिमेंट लूँ तो मुझे cos थीटा sin थीटा सोचना ही नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट सारे डायपोल y में हैं तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। कहाँ से क्या लिमिट होगी, क्या होगा वो तुम दिमाग लगाओ। सो हिंट बस ये दे रहा हूँ, थीटा पे एक डी थीटा लो, नीचे भी थीटा पे डी थीटा लो, एंड इसके और इसके बारे में सोचो, इसका डायपोल मोमेंट लिखने की कोशिश करो। फिर लिमिट भी अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर तुम सोचो मैं क्या ऐसा काम करूं कि यहां से यहां सब कवर हो जाए, क्योंकि नीचे तो अपने आप ही हो जाएगा। पक्का? एक बार ट्राई राइटिंग एक बार खुद से, मैं दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम, अभी तुम्हें फील समझ में आ गई है, बट खुद से लिखने की कोशिश करो यार, पूरा फाइनल बताना पड़ेगा। अभी अभी तुझे लिखना पड़ेगा पूरा, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है ना, अभी बीच की स्टेप नहीं पता है, बट नहीं अब तुम्हें अगर ये समझ में आ गया, अभी आंसर पता है, बीच का एलिमेंट कैसे ले रहे हो तुम एक बार दिमाग लगाओ। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी में Q क्या होता है, विच Q यू आर टेकिंग। Q तो टोटल चार्ज है ऑन हाफ ऑफ द रिंग, क्यू को भी सबसे पहले लैम्डा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यस। मतलब इस क्यू को सबसे करना, अच्छा नहीं उसको भी ठीक एक बार करो करो, अच्छा करना है, हम छोड़ देंगे, ये मत कर, हाँ सॉल्व कर एक बार। हाँ जी, वेरी गुड यार, थैंक यू यार। प्लीज़ गलतियां करने से मत डरो बिल्कुल, जो लोग वेट कर रहे होते हैं सर हमने लिख दिया अभी हमें लग रहा है, और ना ये सर अच्छा मैथ्स गड़बड़ है हमारी, ये काम मत करो। अगर तुम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, डू इट सो दैट वी गेट द आइडिया कि यार सही आ रहा है कि नहीं। अभी देख अब गड़बड़ हो गया ना कुछ, है ना, इसलिए अच्छा इसमें गड़बड़ ये है, मैं बताऊँ, डी थीटा जब हम लिखते हैं तो मैं इसको डी थीटा नहीं लिखूंगा ना, जब व्हेन वी आर राइटिंग तूने थीटा को डी थीटा लिख दिया है, हम थीटा पर डी थीटा लेते हैं ना, है ना। तो प्लीज व्हेन यू आर राइटिंग सम छोटू एलिमेंट, वो छोटू दिखे तो एटलीस्ट, है ना। तू बोल देगी अभी फैक्टर बता दे बस, केवल क्या फैक्टर है बस, और 4r² नहीं, क्यू भी आएगा कहीं ना कहीं, क्यू तो चाहिए डायमेंशनली, इट हैज़ टू बी चार्ज इनटू डिस्टेंस ना। अच्छा तो कुछ गड़बड़ है फिर तो, वेरी गुड। अच्छा बहुत छोटी सी गड़बड़ है, यही फैक्टर है तेरा, ये होना है, नहीं नहीं ये गलत नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। फिर अब एलिमेंट तुम बनाते नहीं हो ना, अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं तो वो मैं कर फिर तो आंसर सही आता तो इट्स ओके, अभी आंसर भी गलत आ रहा है, बहुत छोटी सी गलती मुझे भी होगा। तो अभी देख इस इंटीग्रेशन में अभी ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, cos थीटा का इंटीग्रेशन तो पता ही है अपने को क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा साइन, तुम्हें डिफरेंशिएशन अगर याद है, अच्छा ऐसे मत, हाँ जो इसने बोला ऐसे याद कर, ये सही, cos का साइन का डिफरेंशिएशन याद है ना, है ना, तो वैसे याद करना अगर ये गड़बड़ होती है हर बार तेरे से। ओके क्विकली, आज ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, देख तू अभी भी आगे बैठा है बट ट्राई डूइंग, अभी क्या कर रहा है तू, वेट कर रहा है, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर, देख आगे बैठना है, जस्ट केवल चीज़ें हुई हैं गड़बड़, है ना, वो मत कर, ट्राई एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग जो चीज़ें बताई गई। ओके क्विकली, 4qr²। अच्छा डायमेंशन में हमने डायपोल मोमेंट के देखा, एक चार्ज होना चाहिए और एक डिस्टेंस होना चाहिए, तो चार्ज तो q आ गया, बट r² कर दिया, मतलब तू डिस्टेंस का स्क्वायर कर रही है। डायपोल मोमेंट की अगर मैं यूनिट देखूं तो वो होगी कूलम इनटू मीटर ना,
अच्छा तेरी गलती वैसे मैं समझ गया हूँ कि क्या है, क्योंकि तूने वो लैम्डा वाली चीज़ नहीं यूज़ करी, इसलिए तेरा वो 4 आ गया है, बट नीचे का फैक्टर नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट में बता दूं पहले। ओके क्विकली। तो मैं दूसरा वाला जो तरीका पहले वाले जो हमने डिस्कस करा वो घर पे करना ट्राई, दिस इज अ बेटर वे आई फाइंड। ओके थीटा पे डी थीटा लिया, तो ये जो छोटू चार्ज है इसको डी क्यू बोल सकते हैं। नीचे भी सेम सिमेट्रिकल एलिमेंट लिया, तो कहना है इस पे चार्ज माइनस डी क्यू बोल सकते हैं। पक्का? तो इस पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि हम लिमिट या तो क्यू पे डालेंगे या थीटा पे, बट क्योंकि मुझे रिंग कवर करनी है तो नॉर्मली लिमिट आती है थीटा की, तो कहीं ना कहीं डी थीटा चाहिए होगा, तो उसको पहले ही लिख लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, तो याद है पुरानी वाली कहानी, लैम्डा कैसे डिफाइंड होगा इसका, अगर मुझे करना है आधे का, नीचे तो अपने आप कवर हो रहा है, तो लैम्डा होगा क्यू चार्ज है बट ओनली इतने पर है। पक्का? तो यहां पर डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा इंटू जितनी लेंथ अपन ने ली, अपन ने कितनी ली, आर का डी थीटा। लैम्डा को अगर मैं रिप्लेस करूं, नहीं लैम्डा नहीं लिखेगा तो भी चलता है यार, ये तो मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। केवल मैं इन दोनों को सोचूं, कहना ऐसे दीज टू आर आपस में मिलके दे आर मेकिंग अ डाइपोल हुज डायरेक्शन इज ऐसा। वाई सो गंदा कलर। सो हमारे पास एक डाइपोल बना ये वाला, जिसका डीपी हम लिख सकते हैं उस पर जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय उसके बीच का डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस ये लिखूं, नहीं 2r नहीं होगा ना, वही तो, अच्छा नहीं, हाँ तो अभी इन दोनों को सोचूं तो ये डिस्टेंस है। अब जिन लोगों ने अभी मैं किसी को बोला, जिसको भी बोला कि भाई प्लीज वो डायग्राम बनाओ, तब वो साइन थीटा कॉस थीटा दिखता है। अगर तुम डायग्राम ये इतना छोटा बनाओगे ना कि जहाँ पे ये दिख ही नहीं रहा है तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, तो तुम्हें डिस्टेंस दिखेगी नहीं थीटा के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। तो प्लीज ये आर का कॉस थीटा, तो ये आर का साइन थीटा आधा, तो कहना है जो ये छोटू आर है ये वाला जो डिस्टेंस, कहना है वो 2r साइन थीटा जैसा कुछ होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ और लिखूंगा तो वेरिएबल में वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ही लिख देते हैं उसको। हाँ तो अभी डी क्यू को यहाँ रिप्लेस किया, और क्योंकि सारे डीपी 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 सेम डायरेक्शन में, इसलिए मेरे लिए बेटर है कि मुझे इसका कॉस थीटा साइन थीटा नहीं लेना है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में बनेगा क्या, क्यू बचा, पाई बचा, वहां पर डी थीटा बचा है, बाकी यहाँ बचा 2r, जो कांस्टेंट है बाहर फेंको 2qr साइन थीटा कॉस सॉरी साइन थीटा डी थीटा लिमिट 0 से पाई बाय 2 पाई है ना। पहला छोटू ये थीटा 0 करते हो यहाँ पे पहला छोटू स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक पहुंचना है, तो वो 0 से पाई आएगी लिमिट। वो डायमेंशनली ही गलत है, देख तूने देखना था लैम्डा मैंने अभी है ना, तो 2qr अपॉन पाई माइनस कॉस, ओके माइनस कॉस थीटा, माइनस कंज्यूम करो उल्टा करेंगे तो कॉस 0 1 माइनस कॉस पाई माइनस 1, सो माइनस ऑफ माइनस 1। तो हमने क्या बोला, पहला जो छोटू एलिमेंट है वो यहाँ है, तो पहला डाइपोल एक्चुअली ये है, ये डाइपोल है पहला, ऊपर वाला छोटा बढ़ाते जा रहे हैं 0 से पाई बाई 2 डाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया है ना। तो अच्छा ये 2 का फैक्टर और आएगा, तो आंसर आता है 4। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही वो पूछा था। तो हम अगर यहाँ लेते तो डाइपोल बनता है ऐसा, फिर मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि एक डाइपोल की डायरेक्शन ये, तो हम उसका x अलग लेते और y अलग लेते। हाँ तो x कैंसिल होता, तो उसका जो y लेते और फिर इंटीग्रेट करते, तो डू दैट, तो एक्चुअली वो करके देखना। हाँ तो एक्चुअली वही क्लिक करता है पहले, बट वो अभी भी करके देखना। हाँ हाँ ओके यार, तूने मार्क करे है ना पहले वाले, हाँ बट वो मार्क्ड हैं असल। ओके सो डीपीपी 2 पूरा दिया था क्या पहले, ओके सो 3 का से स्टार्ट करना है अपने को, नहीं अभी इससे अगर दिया भी है तो जस्ट मार्क इट। ओके क्विकली, डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं बट सेकंड पहले दिया था। अच्छा तूने दिया, अच्छा मैं मार्क कर रहा हूँ जो हो चुका है अभी तक, अगर जस्ट इन केस अगर दिया हुआ है तो तुम अपने हिसाब से देखो। ओके सो डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, यार आई थिंक इसमें भी डाइपोल के आगे वाले प्रॉब्लम नहीं है,
यार प्लीज़ एवरीवन स्टार्ट डूइंग SCV ऑल्सो, मतलब उसमें कुछ है नहीं, बट जस्ट इफ़ यू हैव टाइम, समवन केम एंड आस्क्ड मी, एक मिनट सुन लो, एक मिनट यार, देखो तुम्हारे पास टाइम है एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सो आई थिंक कुछ 40-50 ऑफ SCV तो कर ही सकते हो। और डाइपोल के लास्ट में प्रॉब्लम है, कुछ देयर आर 3-4 प्रॉब्लम वेयर दे आर आस्किंग फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। लास्ट के 3-4 प्रॉब्लम है जो हमने करा है वहीं पे ही है अराउंड, प्लीज डू दैट एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग DC पैनल। यार क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, सो वी आर डिस्कसिंग वन एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद कीप ऑन डूइंग थिंग्स, अपने आप वो बेटर क्लियर होती जाती है। ठीक है, चलो अलविदा।